तो ये बात ज़रूर आती है सामने कि एक दूसरे को हम लोगों ने बैक किया। हटाना तुझे पड़ा, लेकिन क्या हुआ, इज्जत भी गवाई। भाई बंदा सही होगा तो चीज़ सही देगा। डोंट टेल मी कि तेरे साथ किसी ने ठरक की है। नहीं अल्लाह, बहुत सारे लोग, मैं बंद अल्फाजों में कहूँगा, वाइट करना चाह रहे हैं। उसके ऑफिशियल नंबर से कॉल आ रही थी, बट वो स्कैमर था। कर तो रहा है, लेकिन ये कश्तियाँ जला रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये जो इंसान मेरे सामने आप देख रहे हैं, मेरी बराबर वाली विंडो में जो बैठा है यार, ये मेरा गुरु है, ये मेरा लेजेंड है। इसको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। और एक कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन, मतलब आज मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई क्योंकि मेरे घर पे, मेरे सेट पे फैसल आ गया फाइनली। यार देखो, आप जिनको देख के बड़े हुए हो, जिनको देख के आपने सीखा हो, और वो आपके सामने आ जाए और बोले कि भाई हमें सिखा दो, क्या कर दिया ये, हमें नहीं आ रहा समझ में। तो फैसल मेरा दोस्त है। फैसल कैसे हो तुम? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? सर अल्लाह का शुक्र है। यार फैसल, तुम पहले तो मुझे एक बात बताओ, तुम इतने क्यूट क्यों हो यार? क्या वजह यार? तुम्हारी स्माइल, ये वाली ये क्या है, ये क्या? अच्छा, पहले बंदे ने जो है थोड़ी सी ले ली, उसके बाद फिर अरे यार सलाह दी। यार देखो मेरा मकसद क्या है पॉडकास्ट का? पॉडकास्ट तो एक नाम है ज़माने का, ठीक है ना। इट्स लाइक दो दोस्त बैठे बातें कर रहे हैं, तो बस वही दिखाना है लोगों को। यार मैं भी एक्साइटेड था, सुनने में आ रहा था फलाना आ गया, धमाका आ गया। मैं सोच रहा था मैं कब आऊँगा, तो फाइनली मैं भी आ गया। यार देखो, मैंने ना क्या किया हुआ, अब देखो सारे दोस्त हैं, अब तुम्हारी टीम है, बेकार फिल्म्स की टीम है, अब सारे दोस्त हैं ना, तो अब सबको एक साथ बुला लूँ तो एक ही टॉपिक पे बात होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार अब आई डोंट नो ये एपिसोड पहले लग रही है बाद में लग रही है, जब अपलोड होगी, तो काशान और उनको बुलाया मैंने, मुबीन को, कि यार चलो कुछ ना तीनों प्लेटफॉर्म के हवाले से कुछ कॉन्वर्जेशन हो जाएगी, तुमसे भी कुछ करेंगे डिस्कशन, तो कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा दी इडियट्स का, बल्कि नहीं थ्री इडियट्स काशान, फैसल, हम्माद, फिर दी इडियट्स फाइनली। तो ये सारा बढ़ जाता था हमारा। एग्जैक्टली। तो ये अच्छा चलो, बात अगर निकली है तो इसका थोड़ा सा बताओ कि नाम काफ़ी तुम लोगों ने चेंज किए, इसका क्या चक्कर है मतलब ना? यार सीन ये था कि शुरू में हम लोग 3 ही थे, बल्कि हम लोग 2 थे। अगर लोगों को नहीं पता इस बारे में, हम काशान और मैंने स्टार्ट की थी वीडियोस वगैरह। अच्छा। और क्योंकि इनिशियल लेवल था, बिल्कुल 2 4 5 वीडियोस की थी। हम्माद हमारी यूनिवर्सिटी में था। हम्माद ने 1 2 वीडियोस देखी तो कहने लगा यार मुझे भी बड़ा शौक है, क्या मैं भी आ जाऊँ? मैंने कहा मोस्ट वेलकम। अच्छा। तो इस तरह से फिर हम्माद ऐड हुआ। सही। और इन चीज़ों में हम्माद का दिमाग चलता है कि क्या नाम होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए। यार मूवीज़ वो काफ़ी देखता है ना मेरे ख्याल से। मूवीज़ भाई, वो तुम्हारी टीम में अगर किसी ने मतलब बहुत ज़्यादा शौक है उसको, वो वीडियो में आए ना आए, मूवी वो पूरी देखता है। अच्छा। हाँ, उसका मतलब मैंने सुना है कि यार इस तरह के काफ़ी मामला हैं। उसका आपको स्टेटस मिलेगा, हम्माद अब्बासी वॉचिंग फलानी मूवी। हाँ, ये है हम्माद का सीन ऐसे ही। अच्छा, एक और कभी कभी ना मेरी कन्फ्यूजन होती है ना, तो दुबई जाने से पहले की मतलब मेरा ये था कि मैं हम्माद को मैसेज करूँगा, दादा कोई 2 4 फिल्में सजेस्ट कर दो, या मैं ये देखने लगा हूँ, देखूँ या ना देखूँ, क्योंकि उसको पता है कि यार हम लोग के माइंड किस तरह के ना, हम लोग किस तरह की पसंद करते हैं। जैसे आमिर भाई है मेरी टीम में, उनके साथ मेरा बड़ा ज़बरदस्त मैच है। अब दानियाल है, दानियाल बिल्कुल अपोजिट है, मतलब दानियाल मूवीज़ देखता है बट उसका एक डिफरेंट टेस्ट है, वो डिफरेंट, वो सीजन्स पे भी जाता है, सारी चीज़ें करता है मतलब। लेकिन मेरा कभी उससे मूवीज़ का मैच नहीं हुआ। हाँ, सीजन्स हमने देखे हैं साथ, ब्रेकिंग बैड हो गए या गेम ऑफ थ्रोन्स हो गए, इस तरह की। तो ये तो खैर सबका अपना अपना एक टीम में होता है कि भाई मैच किससे कर रहा है। सही। तो फिर खैर एनीवे, तो इस तरह से स्टार्ट हुआ और दोनों ने किया, फिर हम्माद आया। बहरहाल हम्माद आया, फिर जो भी चीज़ें सब सामने कि आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस बढ़ती गई, और फिर प्लेटफॉर्म भी आ गया, फिर यूट्यूब, फेसबुक, सब चीज़ें चलना शुरू हो गई। लेकिन ये वाले जो चीज़ें ना, जो जहाँ से बात निकली थी कि URL में लिखा हुआ है 3 इडियट्स हम्माद काशान फैसल। सही। ये हम्माद भाई का काम था। अच्छा, उनकी क्रिएटिविटी थी। वो जो नाम भी आ रहा था पूरा ना फेसबुक का, नाम भी आ रहा था उसमें, तो ये सब चीज़ें समझ गया। बहरहाल सीखते गए आखिर में। अच्छा, प्रॉब्लम हुई कभी नाम चेंज करने के ऊपर? काफ़ी सारी दफ़ा, मतलब 2-3 दफ़ा आई गेस तुम लोगों ने चेंज किए। हाँ, सीन ये हुआ कि कितना ही मशहूर हो जाओ, जब 3 इडियट्स लिखते हैं ना, गूगल करते हैं, तो 3 इडियट्स मूवी आती है, आप 4थे 5वें नंबर पे आ रहे हो। सही है। तो एक तो इस चीज़ से बाहर निकलना था, इस वजह से नाम चेंज किया, 3 इडियट्स कर दिया। दूसरा, हम चाह रहे थे कि 3 पे ना रहें, हम लोग तो और भी लोगों को वीडियोस में लेते रहते हैं, थोड़ा यूनिक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो नहीं, बट वो तो होता है ना कि जैसे इनिशियल फाउंडर जो थे उनके ऊपर है 3 इडियट्स, भले जितने भी लोग काम करें। जैसे कराची वाइन्स है, कराची वाइन्स का मसला ये हुआ, मुझे जो लगता है ना अपना, जैसे कि हमारा नाम की वजह से काफ़ी ना, मतलब होता है ना, तासुब का शिकार हो गए हम। वो हुआ कि पंजाब के कुछ लोग हैं, वो मतलब अबे कराची वाले, तुम कराची वाले, तो वो खामा का हमने नाम रखे ना, मतलब अगर हम ये कुछ और रखते ना तो शायद ज़्यादा हमें लगता है कि व्यूअरशिप या वायरलिटी होती है। कि लोगों का होता है ना कि मतलब शहर की बात होती है, वो स्पेसिफिक हो गया, मतलब राइवल्स बन जाते हैं खामा में ना, तो इस तरह की। खैर एनीवे,
तो अच्छा भाई, तो दी इडियट्स का जो एक्सपीरियंस तुम्हारा रहा, मतलब तुम लोगों ने 2009 में शुरू किया था ना, और कितना अर्सा तुम लोगों ने कंटिन्यूसली काम किया, या मतलब जिसको कहते हैं ना डेडिकेशन से, वो एक्चुअल कब शुरू किया तुम लोगों ने? यार हम लोगों ने वैसे 2009 से स्टार्ट किया था, लेकिन एक्चुअल क्योंकि 2010 से हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पे चीज़ें डालना शुरू की थी, तो फिर हम समझो 10 से अब तक जो कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। और बीच में गैप आते रहे, वो बात में याद है मुझे, कराची वाइन का मैं जिक्र करूँगा इसमें। जब हम लोगों की शादियाँ हुई और थोड़ा ज़्यादा गैप आया, पहले मेरी शादी हुई, फिर काशान की हुई, फिर हम्माद की हुई। काशान और मेरी शादी के दरमियान में बड़ा गैप आ गया था और हम लोग थोड़ा सा हल्के हो गए थे कंटेंट में, फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहे थे। तो उस वक्त कराची वाइन्स, बेकार फिल्म्स और एक दो नाम और स्टार्ट हुए थे उस टाइम। खुजली फैमिली, यस, स्केचेस की अगर मैं बात करूं, हाँ, तो वहाँ से जो हमने रिवैम्प किया तो कराची वाइन से कोलैब किया था। मुझे याद है। और वो पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? डॉ यूनिवर्सिटी में। हाँ मुझे याद है। हाँ, कुछ पिक्चर्स भी इवेंट में थी, किसी इवेंट में गए थे हम लोग। हाँ, तो बहरहाल वो कराची वाइन की जो वो एक हमें पुश मिला था ना, बेसिकली क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से चल रहा है और उस पर बड़ी अच्छी व्यूअरशिप है, लोग जिंदा हैं, एक्टिव हैं, और एक जो है वो थोड़ा डाउनफॉल की तरफ है, उसकी तरफ से थोड़ा सपोर्ट आता है ना, तो वो दूसरा वाला भी जो है ना वो जाग जाता है। ऐसे ही है। तो वो एक सपोर्ट थी, और यार हम लोगों का हमेशा से उसके बाद से ही ऐसा ही कनेक्शन रहा है। यार मैं एक चीज़ बता क्या, मुझे वो वक्त आज भी याद है, 2015, 16, 17, ये था पीक टाइम हम सारे चैनल्स का। क्यों? क्योंकि उस वक्त देखो यूट्यूब आया था, नया बूम हुआ था, और फेसबुक तो हमारा ऑलरेडी चल रहा था, शेयर्स वाला सीन था, व्यूज़ नहीं थे। मुझे याद है कि यार एक टाइम ऐसा था कि पीक आपका कहते हैं ना कि वीक में चल रहा है कंटेंट का, कैसे कि भाई जुम्मे को या जुमरात को या मंडे को कराची वाइन्स की वीडियो आ रही है, ठीक है ना, बेकार फिल्म्स की वीडियो आ रही है, दी इडियट्स की वीडियो आ रही है, और सारे बैठ के देख रहे हैं और शेयर हो रहा है और ट्रेंडिंग पे आ रही है विद इन 6 आवर्स 7 आवर्स, ठीक है, क्योंकि लोग वो देख रहे थे। फिर हम लोग की गलती तो नहीं कहेंगे यार, मतलब कितना बनाएंगे, ऑब्वियसली इस बात है, दिमाग है वो, वही वाली बात है ना कि डेली का कंटेंट बनाना और एक मतलब क्वांटिटी कंटेंट बनाना और क्वालिटी कंटेंट बनाने में बहुत फ़र्क है, मतलब काफ़ी मेहनत है। देखो 8 से 10 दिन की मेहनत है हमारी, फिर फाइनेंशियल रिटर्न नहीं है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे भी थोड़ा सा कहते हैं ना डिसहार्ड हो जाते हैं आप। एनीवे, लेकिन यार ये कि वो क्या वक्त था फैसल भाई, बहुत टाइट वक्त था वो। मतलब ऐसा था कि कंपटीशन भी है, हाँ, दोस्त भी हैं, ठीक है, और एक दूसरे का यार मुझे नहीं लगा कभी हमारे दरमियान कोई ऐसी जेलसी या कुछ ऐसा आया हो कि अरे यार ये ब्रांड इनके पास क्यों चल गया। हाँ, ये हुआ कि यार इनके पास गया तो हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए। बात सुन फैसल, यार ज़रा इसको बोलना कि भाई चलो हमारे साथ भी कर लो। तो ये भी चलता था हमारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये बहुत अच्छा चला है। अभी तो हम आमने सामने बैठे हुए हैं, ऐसे ही है। अगर हम अकेले में कहीं पीठ पीछे भी बात होती है ना, तो ये बात ज़रूर आती है सामने कि एक दूसरे को हम लोगों ने बैक किया, सही, चाहे वो किसी कंट्रोवर्सी में हो या किसी डिसीजन मेकिंग में हो या ब्रांड के हवाले से हो। सही है। कभी इस तरह की जेलिसी क्रिएट नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए मिजाज मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, और कम बेशक जैसी एज भी है। हाँ, वो आप बचपन से देख के बड़े हुए हो हमें। यार बात ये कि देखो मैं पता है क्या सीन है यार, तुम ना पता है तुम लौंडे हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा एक बात कहता हूँ, आज कैमरे के सामने भी बोलूँगा भाई, ये देखो मैं कहता हूँ यार देख तू माशाल्लाह लौंडा है ना, तो लौंडा इंसान पता है कहाँ से होता है, दिल से, अंदर से। तुम अगर पहले से सोच लोगे ना यार मेरे बच्चे हैं, मेरे ये हैं और यार जिम्मेदारी हैं मुझ पर, तो भाई ये जिम्मेदार फैसल जो है ना ये बैठा हुआ है सामने। मैं कहता हूँ यार थोड़ा लौंडागिरी करो, मतलब थोड़ा सा अपने आप को वो रखो कि यार मैंने इतने सारे माशाल्लाह ऐसे देखे हैं जो मेरे अब्बू की एज के लोग हैं और उनसे मैं इंस्पायर होता हूँ इस पर कि उनकी यार ड्रेसिंग सेंस, उनका मतलब कहते हैं ना एक पर्सनैलिटी उन्होंने बिल्ड करके रखी हुई है उस उम्र में भी। तो मैं हमेशा मुझे होती है कि मैं कहता हूँ अब्बू आप देखें ना यार ये भी तो लोग हैं ना इस उम्र में जी रहे हैं, आप क्यों नहीं मतलब ना इस तरह की चीज़ें करते। तो मेरा हमेशा से ये रहता है कि यार इंसान जो है ना किसी भी उम्र में हो भाई, बच्चा और एक उसके लिए जो होती है ना अच्छी पर्सनैलिटी मेनटेन करके रखना, ये बहुत ज़रूरी है यार। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। लेकिन ये पता है क्या होता है, ये होता है आप इनहेरिटेड ही होता है ये सब चीज़ें जो होती हैं जो आप चली आ रही होती हैं, कि आपके ख़ानदान में आपके अब्बा ने, आपके दादा ने, और किस तरह से अपना रहन सहन रखा या घर वालों को कैसा टाइम दिया। ऐसे ही है। अभी पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैंने फ़ोन किया है कि जी अब मैं साइलेंट कर रहा हूँ मोबाइल, ठीक है। तो मुझे असल में बेसिकली वो यार सीन थोड़ा सा अलग है मेरा ना। मतलब सबको लगता है इतना ज़्यादा, ये सबको लगता है उनका अलग है, सबका सेम ही होता है। जब डिस्कस करने में आता है ना या कोई बात निकलती है, अच्छा तेरे साथ भी, अबे मुझे लगा मेरा अलग है यार, मेरा ही कोई स्पेशल है।
अच्छा यार मंसूर देखो, सारी पुरानी स्टोरीज तो चलती रहेंगी। अभी करंटली जो सिनेरियो है, एक बंदा था जो दुबई गया था और दुबई जाने के बाद उस बंदे ने जो कंटेंट बनाना शुरू किया, मुझे नहीं पता कि इससे पहले किसी गेस्ट ने ऐसी कोई बात की है नहीं की। सही है। और उसका मैं कंटेंट देख रहा था वहाँ पे, कहता है यार मैं कराची क्यों आऊँ यार, देखो मैं जब अपनी गली में सेफ नहीं हूँ। नहीं, नाम नहीं लिया था मैंने सर, नाम मैं क्यों आऊँ, बस ये था। अच्छा हाँ ना सर, इतना मैं सेफ साइड सर रखा था मैं आपने? खेला हूँ सर, मैं खेला था मैंने, नाम लेकिन मैंने कराची देखा लिया जाए है, तो आपने बोला है कराची, मेरे तो वहम गुमान में कराची नहीं था सर। लेकिन यार ये खेलना भी कौन सा खेलना हुआ, मतलब हर किसी को पता है कराची सही से है, गया सही है है, तो सही मैं है। वापसी की बात कर रहा है ना बंदा, मैं क्यों वापस आऊँ, चले हाँ इसको इस खैर तरह रख चले, लेते सही हैं। है, सही है। और मेरी जब मैं गली में सेफ़ नहीं हूँ, मैं ड्राइव करते हुए सेफ़ नहीं हूँ, मेरी फैमिली सेफ़ नहीं है। अब देखें आप, यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, इस तरह के कुछ कंटेंट। हाँ सही है, अच्छा, सही है। मैं देखते हुए ही ना, मैं देख रहा था जब मैंने, तो बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में सब चीज़ें। मैं सोच रहा था ये बंदा कर तो रहा है लेकिन ये कश्तियाँ जला रहा है। हाँ सही है, खैर हमारी आवाम बहुत अच्छी है, हाँ। बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें नहीं भूल जाती कश्तियाँ क्या है। जलानी यार, देखो फैसल भाई, बात अब वही है ना कि यार अगर आपको अपने काम पे भरोसा है ना, तो हम तो काम हमेशा से काम पे ही रहा है कि यार कंटेंट अच्छा रहे, ठीक है ना। तो मुझे सोशल मीडिया से ना कभी भी वो वाली इनसिक्योरिटी नहीं रही कि मैंने कोई ऐसी बात कह दी कि लोग, हाँ थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि पहली दफ़ा लोग गालियाँ दे रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे हैं। धमकियाँ क्या मतलब यार, वो भी जिसका जो दिल करे ना पीछे से, वो वाला सीन है। लेकिन मुझे ये हुआ, मैंने कहा यार मुझे दुख पता है कहाँ पे हुआ, दुख ये हुआ कि चलो मैंने तो अपना ये गम निकाला, अपना मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई। गम ये हुआ कि लोग मतलब इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं, मुझे हैरत है। और आज भी मैं बात करूँगा कि मेरा इख्तलाफ कभी पाकिस्तान से थोड़ी होगा, पाकिस्तान के लोगों से है ना यार, अपने शहर के लोगों से जिन्होंने बर्बाद किया है। अब आप मुझे बढ़ाओ, रिक्शे वाले जो हैं, छोटी सी मिसाल दूंगा, रिक्शे वाले खड़े होते हैं, आप देख लेना पूरे कराची में कहीं पे भी, जहाँ पे वो होती है ना आपकी सर्विस लेन के लिए एंटर होने के लिए जो कट होता है, जहाँ से आप बाहर मेन रोड पे जाते हो, उधर खड़े होंगे, ठीक है ना। इन्होंने नया बनाया हुआ और पूरी माफिया है। मैं एक बंदे से जो है ना बहस करने खड़ा हो गया, मैंने कहा यार आप हटाओ, ये गाड़ी मुझे निकालनी है। तो उसने इतनी जगह छोड़ी हुई थी कि गाड़ी निकल जाए, बट गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकले। अब आप ये सोचो यार, हमारी गाड़ी है, हमने इतनी मेहनत से ली हुई है, थोड़ा सा भी स्क्रैच उससे लगेगा तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा ना। तो मैं इसी के लिए आवाज़ उठाने खड़ा हुआ, तो वो लड़ने के लिए आ गया मुझसे। पठान था, छोटा सा लड़का, 21-22 साल का। आप यकीन करो वहाँ पे रश लगा। एक फ़ायदा ये था कि चलो लोग मुझे 4 जानते थे ना, तो वो आ गया, अरे मानी भाई क्या हो गया, खैरियत है। मैंने बोला यार देखो इंसाफ की बात मैं कर रहा हूँ। तो 5-6 लोगों ने जब बोली ना इस तरह की चीज़, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। लेकिन भाई वो बंदा अपनी अकड़ में तो ख़त्म ही नहीं हो रहा ना, कह रहा है नहीं मैं हटाऊंगा, कुछ भी कर लो। फिर एक फ्रूट वाला आया जो कि पठान था, तगड़ा सा बंदा था। उसने आके ना वो अपनी लैंग्वेज में उसको कुछ बोला और धक्का वक्का दे के ना, जैसे उनका तरीका होता होगा, जो भी उसने हटाया, उसने बोला हटो। वो रिक्शे वाले ने हटाया, मैंने गाड़ी निकाली, मैंने गाड़ी से शीशा उतार के ना मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा देख कितने प्यार से मैंने तुझसे कहा था कि भाई हटा लो, हटाना तुझे पड़ा, लेकिन क्या हुआ, इज्जत भी गवाई, अपना बीपी भी हाई किया, गर्मी में परेशान भी हुआ, मुझे अलग परेशान किया, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। ये बात है, लेकिन ये बात लोग समझते नहीं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें भाई, इनसे मेरा गम था। अब आप ये देखो यार फैसल भाई, तुम्हारा भी कितना लाखों का इक्विपमेंट चोरी हुआ। आपको पता है जब मेरे साथ हुआ ना इस तरह का मामला, मैं पुलिस स्टेशन गया तो 2 घंटे तक तो मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं यहाँ बैठा क्यों, क्योंकि वो पेपर निकाल रहे पुलिस वाले भाई और हमारे पेन ढूंढ रहे, फिर वो टूटी फूटी सी पेंसिल को वो शार्प कर रहे, और ये मतलब लंबी कर रहे हैं कि बंदा भाग क्यों नहीं रहा यहाँ से। और इमेजिन करो कि मुझे आज तक मैं उनका, अपने ऑफिसर का माशाल्लाह से वो डायलॉग नहीं भूलता, जिसमें उसने मुझे बोला था कि यार देखो, मैं गया हूँ कि मैंने कहा सर 2 घंटे पहले चोरी हुई है हमारी शूट पे से ना, लाइट चोरी हो गई। तो कह रहे यार देखें ऐसा है कि पता है आपको हालात ऐसे हैं, एहतियात आपको ही करनी है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा कर सकते हैं हम कि भाई एक बंदा हमने पकड़ा है, उसको आप देख लें, अगर पहचान कर लें। मैंने कहा कब पकड़ा आपने, कह रहा है 3 दिन पहले। मैंने कहा सर मैं अभी आपसे कह रहा हूँ मेरा 2 घंटे पहले हुआ है, और आप कह रहे हैं यार मैं इसको देख के पहचान करूँगी, कोई बात है करने की। सर देखें प्रोटोकॉल तो फॉलो करने हैं ना, अब हम क्या कर सकते हैं ना। खैर वो कच्चा पर्चा आज तक मेरे पास पड़ा हुआ, कोई कॉल भी नहीं आई, कुछ कभी भी नहीं हुआ, मतलब ये नॉर्मल है। तो इन चीज़ों का जो गम था ना वो निकल रहा था मेरा उस मुल्क में जाके, कि यार उस मुल्क में मैं इतनी ख्वारियाँ भी करूँ, सब कुछ कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि यार मैं अपनी फैमिली को अच्छा माहौल दे दूँ, जो कि वो मुल्क मुझे दे रहा है, लेकिन ऑब्वियसली मेहनत मांग रहा है। तो मेहनत करते हुए जो है ना उस लेवल पे कि यार एक अजनबी मुल्क है कि हर चीज़ खुद करनी है। यहाँ पे एटलीस्ट चलो इतना मकाम बनाया था 8-10 साल में कि हम किसी को रख सकते हैं अपने साथ काम के लिए, या किसी को हायर कर सकते हैं जो हमारे लिए काम करे, और यही हमें आदत थी 8-10 साल से। तो ये सारे गम थे कि यार वहाँ पे सब करना पड़ रहा, फिर ये हो रहा कि यार अपने मुल्क में क्यों ये साले जो है ना इतना वो करते हैं, देखो अच्छी वाली ज़िंदगी छोड़ के आना पड़ा। यार यही प्रॉब्लम है हमारी आवाम की,
अच्छा ये मेरी सॉरी thoughts- बात सॉरी ख़त्म कर रहा हूँ। ये पता है कौन फील कर सकता है? ये वही फील कर सकता है जो बाहर जाके रहेगा या उसने परदेश काटा। जी आपने सुना होगा ना कि परदेश काटना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक्चुअल से वही फील कर सकता है जो काट के आता है ना। यार देखो सीन ये है कि ये जो थॉट्स हैं ना, ये जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, बेसिकली वो मेरा नहीं है। मैं उस नज़र से देख रहा था जिस नज़र से लोग इसको बिल्कुल, मुझे ले पता रहे है, होंगे मुझे अपने पता ऊपर है, कि मुझे यार, पता है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कुछ ना चीज़ें बनी हुई हैं, कुछ भी हो रहा हो, स्नैचिंग हो रही हो, चोरी डकैती, कुछ भी हो रहा हो, नाइंसाफ़ी, करप्शन, सब है ना, सब हो रहा है। लेकिन अगर किसी ने कह दिया ना यार हमारे मुल्क में, और उसी चीज़ को बता दिया, बोल दिया किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, बोल दिया ये देखो रहते ही यही हैं, खाते ही यही हैं और यहीं की बुराई कर, ये है ऐसे बना ही हुआ है, है ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है, जबकि वो सब चीज़ें सच हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो सब चीज़ें सच हैं कि हम अगर जाते हैं, देखो दुबई हम भी गए हैं, काफ़ी जगहों पे जाके एक्सपीरियंस किया है, कोई इस तरह की सीन ही नहीं है। तुमने तो काफ़ी टाइम अच्छा गुजारा पता है है दुख दुबई में जाके ज़्यादा स्पेशली क्यों होता है या सऊदीया में जाके क्यों होता है? बल्कि सऊदीया में भी इतना नहीं होगा जितना दुबई में होता है। इसका रीज़न ये है कि आप देखते हो कि यार आपके मुल्क के ही लोग हैं जिन्होंने ये मुल्क बनाया है। मतलब पाकिस्तानी इंडियंस की अगर हम बात करें तो इन्हीं दोनों लोगों ने मिलके बनाया ना, बंगाली और जो वहाँ पे हैं। और यही लोग मिलके यहाँ पे बड़े तमीज़ से रह रहे हैं। ये वही हैं जो जाएंगे 1 महीने के लिए, 3 हफ्ते के लिए कराची और वही करेंगे जो करते हैं। इनके अंदर है ये। बहुत से लोग नहीं करते होंगे क्योंकि उनके अंदर शऊर आ जाता है, लेकिन बहुत से लोगों के अंदर बाय नेचर होता है कि यार कुछ मस्ती करनी है, तो वो तो कहीं पे भी नहीं सुधरते, वो तो हर नेशन में होते हैं। लेकिन बात ये कि गुस्सा ये आता है कि यार यहाँ पे तुम इंसान के बच्चों की तरह रह रहे हो ना, गाड़ी तुम गलत चलाओगे ना, तुम पार्किंग देख के, मतलब पार्किंग का तो ऐसा है भाई कि आप 3 घंटे का अगर आपका कोई इवेंट है ना, कोई जा रहे हो और अगर आपको 1-1.5 घंटा पार्किंग में लग गया तो आप अंदर इवेंट में जाओगे नहीं जब तक मुझे पार्किंग कंफर्म मिल नहीं जाएगी या हल नहीं हो जाएगा। ये चीज़ है ना। मतलब यार देखो जब मैंने पहली बार वहाँ पे सफ़र किया, बस में किया था या हाँ बस में, वहाँ टैप करना होता है ना कार्ड, कोई कंडक्टर वाला सीन तो है नहीं। अच्छा मैंने ये देखा, मैंने कहा कि एक बंदा है वो भूल गया, उसको याद ही नहीं था कि यार मैंने टैप किया नहीं किया। सही है। तो वो उसने अगेन जाके टैप किया। हाँ, अब जब हमारी उनसे बात हुई ना, तो उसने कहा भाई अगर ये बीच में छुड़ता चढ़ गया ना तो इतने रुपए का फ़ाइन है। सही तो है। बेसिकली वो जो डंडा है ना, वो हमारे जैसे लोगों को जो यहाँ पे कुछ भी फेंक देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, जैसे उल्टे जाने सीधे जाने चल रहे होते हैं, वो वहाँ पे सीधे इसीलिए रहते हैं क्योंकि डंडा टाइट है। तो भाई हमें ज़रूरत है एक ऐसे मतलब निज़ाम की जिसमें स्ट्रिक्टनेस हो, जिसमें फिर आपको सज़ा भी हो, जिसमें आपको फ़ाइन भी हो, हम ही सीधे चल। अच्छा एक और चीज़ पता है, फ़ाइन होना चाहिए बड़ा। हाँ बड़ा फाइन से मुराद देखो, अगर आपने एक सिग्नल तोड़ा है या आपके पास हेलमेट नहीं है, कम से कम मिनिमम 5,000 की कोई ज़रूरत नहीं करेगा। मतलब यार मुझे आप एक बात बताओ, एक चीज़ है ना कि अगर आपको पता है कि यार ये चीज़ मैं करूँगा तो मुझे फ़ाइन पड़ेगा, ठीक है ना, तो अगर आपको पता है 500,000 का फ़ाइन है तो आपको कहता है यार खैर है, अगर पढ़ भी गया, पहली बात तो पढ़ने नहीं दूंगा, ऐसे निकल जाऊँगा, ठीक है ना, मैं तो ऐसा हूँ जवान हूँ कट मार के निकल जाऊँगा, क्या होता है वो इस तरह का डायलॉग, तो वो वाली चीज़ है। दूसरा है ना कि कौन कहता है मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगा, हाँ मैं तो रिक्शा हूँ कट मार के निकल जाऊंगा, मैं तो राइडर हूँ कट मार के रिक्शा ड्राइवर हूँ। हाँ तो खैर एनीवे उसमें क्या है कि अब आपने देखो उसको ना डर है कि यार ठीक है निकल जाऊंगा देख लूंगा, और अगर पकड़ा गया तो 1,500, ठीक है, यही अगर उसको पता है ना, यही पता है ना उसको, अगर 5,000 10,000 बढ़ेंगे। जैसे दुबई में मुखालफे की आपको पता है क्या, नॉर्मली स्टार्ट होता है 400 दिरहम। 400 दिरहम का मतलब हो गया आपके भाई माशाल्लाह से 32,000 रुपये, और अभी के हिसाब से 32,000 रुपीज़ का मिनिमम स्टार्टिंग फ़ाइन है। तो आप सोचो। बहरहाल तो वो बातें बिल्कुल सही थी आपकी, मतलब इस नतीजे पे पहुँचे हम, पर लोगों ने उसको सही से हजम नहीं किया। यार मैंने तो खैर उसमें एक और चीज़ पता है कि हाँ, जो मेरी गलती तो नहीं कहूँगा, मज़ा बड़ा आया मुझे यार। अच्छा कि मैंने ना लोगों को रिप्लाई दिए बड़े भर के। मतलब मेरा काम ये था कि मैंने अपनी रूटीन बना ली थी दुबई की कि मैंने सुबह निकलना है, अपना कैमरा निकालना है, कुछ चलते हुए फिरते, क्योंकि वहाँ डर नहीं है। देखो आपके पास लोकेशन ही लोकेशन है, यहाँ आपको अरेंजमेंट करने में कि आपकी डिमोटिवेशन हो जाती है कि भाई ये क्या है, अब नहीं कर रहा काम है। तो वहाँ मैं निकला, मैंने अपने हिसाब से 2-3 टाइम में जो भी चलते फिरते सांस फूल जाती थी, थक जाता था, अच्छा उससे स्लिम भी रहता था कि चलो भाई चलना फिरना भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। वापसी आया, एडिटर था उसको डेटा दिया, उसने एडिट किया, डाला, अपलोड किया, फिर बैठ गया सिर्फ एक काम 2 घंटे के लिए कि भाई आओ कौन आएगा जवाब, और ऐसे ऐसे जवाब, मज़ा आ रहा था बड़ा मुझे ना। खैर नहीं। अच्छा मैं तो खैर कमेंट पढ़ता ही नहीं हूँ, लेकिन काशान भाई है सबके रिप्लाई और ऐसा मतलब फील करना, सही, इसने मुझे ये कैसे कह दिया, सही, आजा बेटा
लगा रहता है, वो पड्डे करते रहता है। गुस्से में घूम जा रहा हो तो मैं समझता किसी का कमेंट आ गया कोई। ऐसे ही ऐसे। अच्छा फैसल, कंटेंट क्रिएटर तो देखो एक लंबी जर्नी रही है, लेकिन उसके साथ तुमने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की, काफ़ी सारे लोगों से मिले, सब कुछ हुआ, तो फाइनली तुमने अब रियल एस्टेट जो है ना एक ऐसी फील्ड है जिसको तुमने एक बैकअप प्लान के तौर पर, या एक कह लो कि फुल टाइम उसको तुमने अब दे रहे हो। कैसे कर रहे हो तुमने? माशाल्लाह से काफ़ी मेहनत की है। काफ़ी कितने साल हो गए मेरे ख्याल से? यार हम लोग को 13 साल हो गए। अच्छा 13 साल मतलब रियल एस्टेट करते हुए? नहीं रियल एस्टेट नहीं, जो जर्नी रही है हमारी। हाँ नहीं, रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। रियल एस्टेट में कमोबेश 1.5 ईयर्स। 1.5 ठीक है, सही है। अच्छा इसमें जो है मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि एक्सपीरियंस रहे होंगे बड़े अच्छे, क्योंकि मेरे देखो मैं तो उस साइड पे हूँ ना, क्या कहते हैं जो क्या कहेंगे उसको, कस्टमर साइड पे। तो मेरी तरफ से तो अलग अलग कैरेक्टर्स रहे हैं कि जो मुझे एस्टेट एजेंट्स जिस तरह के मिले, लेकिन यू बीइंग अ रियल एस्टेट कंपनी ओनर या एजेंट कह लो आप, ठीक है ना, कैसे कैसे क्लाइंट्स आए हैं, कुछ कैरेक्टर्स बताएं ना ज़रा। भाई देखिए हम लोग, तुम्हें पता ही है, हाँ हम लोगों ने डील तो बहुत सारे लोगों की अपनी फील्ड में भी। सही है। फ़र्क ये होता था कि उस वक्त हमें कोई कंपनी अप्रोच कर रही होती थी और हम जाके अपनी पिच दे रहे होते थे, बता रहे होते थे लोगों को कि भाई हमारी वीडियोस पे इतने व्यूज़ हैं, ये है ब्रांड्स। बिल्कुल। अब यहाँ डिफरेंट हो गया। अब यहाँ डिफरेंट ये हो गया कि यार हम बैठे हुए कुछ बेचने के लिए और सामने अब आ रहे हैं क्लाइंट्स जो कि ख़रीदना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें। अच्छा सबसे पहली चीज़ तो पता है क्या आती है, सामने वाला बंदा आया, एक प्रोजेक्ट है, मैं दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैंने अपनी वर्किंग की है तभी मैं बेच रहा हूँ ना, कि हाँ भाई ऑथेंटिक है, अच्छा है। अपनी तरफ से बंदा 100% वर्किंग करेगा, सारी एनओसीज भी चेक करेगा, भाई से, मामू से, चाचा से, सबसे पूछेगा। वो भी तो है ना कंडीशनल टोकन और इस तरह की चीज़ें भी। हाँ बहुत सारी उस पे भी जाएंगे। खैर सारी चीज़ें पूछने के बाद 100% जब मुतमईन हो जाता है, देखने के बाद आखिर में, यार फैसल भाई आपके चेहरे पे ले रहे हूँ यार, ये बात नहीं समझ में आती ना। मतलब भाई या तो आप वर्किंग ना करो, अगर आप बिलीव कर रहे हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो, तो आप बिस्मिल्लाह करो, ले लो भाई, ठीक है, एक है ट्रस्ट वाला बंदा है, 13 साल की उसकी मेहनत है और वो अपना नाम क्यों ख़राब करेगा चंद पैसों के लिए। तो इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं। बाकी यार अगर मैं एक कहानी सुनाऊं एक ठरकी बंदे की, अभी ये रीसेंट पास्ट में हुआ है। डोंट टेल मी कि तेरे साथ किसी ने ठरक की है। नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अच्छा भाई सीन ये होता है, देखो अब एक रियल एस्टेट कंपनी है, सही है, ठीक है, अब मैं कॉल्स तो नहीं उठाऊंगा, मैं फॉलोअप्स तो नहीं दूंगा, तो मेरा एक स्टाफ है, हाँ सही है, उसमें कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ लड़के भी हैं, ठीक है। तो हम करते ही हैं कि कुछ लीड्स हमारे पास जनरेट होती हैं हमारी वीडियोस के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, सही है, ठीक है। अब उस पर कॉल्स आती हैं, कॉल्स आने के बाद जो है उनको फॉलोअप किया जाता है। अब जब फॉलोअप किया जाता है तो वो मैक्सिमम लड़कियां करती हैं, जबकि ये मेरा अपनी थॉट थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ चलता यही है। अच्छा यहाँ सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया का, क्योंकि हम पूरी दुनिया को फॉलो कर रहे होते हैं ना कुछ चीज़ों में जो हमें चाहिए अपनी मर्जी की, तो उस लिहाज से ये देखो इंसान ऑब्जेक्टिफाई किया हुआ है। देखो बात अगर हम जाए ना डेप्थ में, तो ये एक अलग टॉपिक है कि यार खवातीन ही क्यों रिसेप्शन पे होती हैं, मर्द क्यों नहीं होते, बहुत कम जगहों पे आप देखोगे ना। तो इट मीन्स कि आपने कोई ना कोई तो एलिमेंट रखा हुआ है ना अपनी ऑडियंस के लिए ठरक का, भले वो एक स्कार्फ में ही क्यों ना बिठाई हो, बट खातून बिठाई है, तो इट मीन्स के स्पेसिफिक रीज़न है आपके पास, आप समझ रहे हो। हाँ यही सीन है। देखो मार्केट को फॉलो करते हुए फिर हम भी उसी ट्रेंड पे नहीं मैं एक जनरल, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब देखो एक दुनिया का निज़ाम है, क्या करें यार, देखो सामने वाला बात ही नहीं कर रहा ना, ऐसे ही हमारे घर का फोन कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम और बताइए आपने मुझे कॉल किया, वो बोलेगा भाई मैं बिजी हूँ यार, अभी बाद में बात करना। अच्छा सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं हो रही, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप किसी कॉर्पोरेट इवेंट में जा रहे हो तो आप देखोगे कि फूल लेके खवातीन ही खड़ी हुई है स्टेज पे, अवार्ड देने के लिए वो खवातीन ही आएंगी अवार्ड देने के लिए, मर्द क्यों नहीं आता यार, मतलब क्या चक्कर है। यही है ना कि मतलब कहीं ना कहीं सामने वाला जब रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा तो फिर क्या करें। तो एनीवे ठरकी आपके जो है ना क्लाइंट मिले, तो उन्होंने क्या किया। सिनेरियो ये है कि लड़की ने फॉलोअप किया, भाई ने बातचीत करी और शो ऐसे किया, एक बंदे ने होगा कोई मतलब 35-36 साल का, उस बंदे ने शो इस तरह किया कि हाँ भाई मेरे पास हैं पैसे और मैं इंटरेस्टेड हूँ और इस तरह, लेकिन थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, तो ताकि लंबा फॉलोअप चले, ठीक है। अब यहाँ से लड़की के रोज़ बेचारी के मैसेज देखेंगे, सब लड़कियाँ आई हुई हैं अपनी रोज़ी के लिए कि यार हम 4 पैसे कुछ कमा लें। मैक्सिमम साइड जो सेल्स की तरफ होते हैं लोग, उनकी कोई सैलरी नहीं होती, या होती है इतनी होती है कि यार वो आना जाना आपका कर लें, कुछ हल्का फुल्का खा लिया, बाकी कमीशन होता है। तो कोई भी अगर घर से निकल रही है लड़की, सबसे बड़ी बात ये है कि यार वो बड़ी मजबूरी में निकल रही है। सही है। अब वो लड़की क्या है कि उसको उसने क्लाइंट समझा, उसके जहन में पूरा बन गया कि यार ये मुझसे ख़रीद लेगा, और
मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे और मेरे सर से काम हो जाएगा। सही है, रोज़ की हेलो हाय चल रही है कि सर आप टाइम ज़ाया कर रहा मतलब ना। हाँ, अब वो वहाँ से कहे कि नहीं यार आज मैं 4 बजे आता हूँ, फिर नहीं आया, फिर मैसेज कर रहा है। इतनी उसने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली और कुछ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करी कि जानू के मैसेज करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये कोई लड़का सा था? हाँ, ये लड़का था। आगे स्टोरी में आपको बड़े मज़े की बात पता चलेगी कि क्या हुआ इन दिनों। अच्छा भाई एक दिन आ गए, भाई ने कहा भाई विजिट पे चलूँगा मैं। अच्छा वो प्रोजेक्ट भी तो था, वो M9 मोटरवे पे था, तो जाने के भी 1.5 घंटे हैं, आने के भी 1.5 घंटे हैं। अब गाड़ी अरेंज हुई, उस गाड़ी का भी खर्चा होता है, एक ड्राइवर होता है, और उनकी रिक्वेस्ट थी, बल्कि डिमांड थी यही कि आप मेरे साथ चलेंगी। अब वो लड़की ने कहा ठीक है चले जाएंगे। अब यहाँ से वो चल पड़े, गए तो रास्ते में भाई साहब मैसेज करते हैं उनको कि यार KFC पे रुकें, कुछ खाओगी, इस तरह के मैसेजेस करना शुरू हो गए। और गेटअप उनका कुछ ऐसा था कि बहुत ही कोई अच्छे घर का बंदा और कपड़े शपड़े ये वो सब चीज़ें। अच्छा वापस आने के बाद उसने कहा यार मैं थोड़ा टाइम लूँगा और मैं आपको बताऊँगा, और ऐसा वैसा करके वो गायब हो गया। उसके बाद उसके मैसेजेस आते रहे कि अपनी पिक्चर्स भेजें, आप मुझे बहुत अच्छी लगी और इस तरह उस तरह। सुनने के बाद बड़ा गुस्सा आया भाई, सच्ची बात है कि यार ये क्या सीन हो गया। तो वो भाई साहब फिर चले गए, वो कट गए। उनकी बदकिस्मती थी कि वो 2-3 महीने बाद बंदा अब वो नई लड़की को अप्रोच करके नए प्रोजेक्ट में दोबारा से आ गया। तुम्हारी कंपनी में? मेरी कंपनी में। अब क्या सीन हुआ कि उस लड़की, हमें नहीं पता था कि यार वो क्या मैसेजेस कर रहा है। इवन दोबारा से वही सीन उसने शुरू किए, सब उसने सिनेरियो क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से सीन ये हुआ कि हमारे साथ समझे हम लोग जिस जगह पे मौजूद हैं वहाँ एक साहब और होते हैं, और उस वक्त वो डील कर रहे थे उसको, तो उन्होंने इसको पहचान लिया। किस वक्त पहचान लिया? जिस वक्त वो गाड़ी में बैठ गया था, दोबारा से गाड़ी अरेंज हुई थी, दोबारा से विजिट पे जा रहे थे, इस बार नई लड़की थी। उसने कहा भाई आप उतर जाए, आए अंदर चल के बात करते हैं। यार इस गाड़ी में क्यों भेज रहे हैं यार इनको, मैं अपनी डबल केबिन में लेके चलता हूँ। उनको बड़ी इज्जत से ना गया, वो भी बड़े चौड़े में कलफ के कपड़ों में, और उल्टा मोबाइल नहीं होता आईफोन, उल्टा यूँ चलते हुए आए, कमरे में बैठे। अब कमरे में बैठने के बाद जब उनसे सवाल हुआ कि भाई कितने पैसे हैं आपके पास? हाँ मेरे पास 10-15 लाख रुपए हैं, इस तरह से। उसके बाद कहा कि डायरेक्टली हमने बोला भाई अपना मोबाइल दें, आप मोबाइल चेक करवाएं। क्या हो गया भाई? तो आप दिखा दें मोबाइल, बस दिखा दें। 2-4 लोग जब जमा हो गए ना हम लोग, तो भाई साहब का जब मोबाइल चेक हुआ तो दोबारा से वही सिनेरियो था कि उस लड़की को भी जानू के मैसेज किए हुए थे, पिक्चर्स आप बहुत अच्छी लगती हैं, और टोटल मोबाइल टाइप का लड़का था। हाँ, टोटल मोबाइल में जो व्हाट्सएप से उसमें यही चीज़ें आ रही थी, फलाना स्पा, फलाना मसाज, अच्छा। इस तरह की चीज़ें भाई साहब, फुल ठरकी मतलब ना। फिर उस बंदे को जो है ना हमने मतलब जितना हम अपना गुस्सा निकाल सकते थे हमने निकाला। सही है। और उस बंदे की ठीक ठाक तोड़ फोड़ कर दिया आपने? हाँ, ठीक ठाक तोड़ फोड़ भी कर दी, और उसको कहा कि अभी शादीशुदा था, 2 बेटियां थी। हाँ जी, 2 बेटियां। ओहो, मतलब आप ठरक का लेवल चेक कर रहे हैं यार। एक इंसान जो है ना, अगर शादी के बाद नहीं सुधर रहा ना, तो बेटी के बाद तो सुधर जाता है। ये मैंने देखा है। ऐसे ही है। उसको जब कहा कि भाई अभी तुम्हारी वीडियो बना के और सब तुम्हारी बेगम को भेजते हैं, तो फिर उस थोड़ा सा हल्का हुआ। फिर माफ़ियाँ, रोना धोना, वही मगरमच्छ के आंसू शुरू हो गए। तो सारा मतलब उस वक्त तो उसने कर दिया, कन्फेस भी कर लिया, हर चीज़ प्लान कर ली। पर जब इसको थोड़ा सा एरियल व्यू में हमने देखा ना इस पूरे चीज़ को, तो समझ में ये आया कि अगर आपको फ्री की ठरक मिटानी है तो आप इस तरह की कंपनीज में रब्ता करते हैं, लड़की से 2-4 बातें करते हैं, विजिट पे जाते हैं। पता है तुमने बड़ी अच्छी अवेयरनेस ये दी है, क्योंकि देखो बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके साथ ऐसे मसाइल होते हैं जो कि आवाज़ नहीं उठा पाती, डर जाती हैं, ठीक है ना, प्रेशर में आ जाती हैं, और ऐसे होते हैं बहुत भेड़िए खबीज़ बैठे हुए हैं जो करते हैं लोगों को ना। अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा एक वाक़या हुआ था, एक कोई राइडर थे, फूड पांडा राइडर, जिसको जला दिया किसी के शौहर ने, किसी की बीवी से अफेयर था, अल्लाह जाने क्या थी। क्योंकि देखो यार आजकल तो सोशल मीडिया पे भी ना हर बंदा रेटिंग के लिए पता नहीं क्या एक ना सनसनीखेज सा माहौल क्रिएट कर देता है कि यार अल्लाह जाने कि वो लड़की सच कह रही है, उसका शौहर सच कह रहा है, या कोई और मामला था, या अल्लाह जाने कोई बेचारा मासूम या वैसे ही मर गया, गलती किसकी थी
कल्प्रिट्स को सज़ा नहीं मिल पाती, क्योंकि सोशल मीडिया पे इंसाफ लेने निकलते हैं ना हम। तो भाई तुमने भी अपना ओपिनियन बना लिया होगा कि भाई मेरे हिसाब से ये मुजरिम है, मैंने अपना बना लिया मेरे हिसाब से ये मुजरिम है। तो यही चल रही है हमारी अदालत है ना। तो तुमने देखा होगा कि यार ये जो मामला चल रहे हैं, जो उकसाने वाले होते हैं, ये क्या है, ये मतलब हद है यार। मतलब मुझे हैरत होती है कि यार ख़वातीन के साथ ऐसे कैसे कोई मैनिपुलेट कर जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कों की गलती नहीं है, लड़कों की 100% है, बट लड़कियों को क्या हो जाता है। मतलब यार आप सालों की अपने माँ बाप का भरोसा छोड़ देते हो किसी ऐसे बंदे से जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। सर मैं आपको एक सीन बताता हूँ, अभी रिसेंटली बात निकली है, लड़कियों को धोखा देने वाली बात हो गई। नहीं देखो ये भी एक धोखा ही है, और धोखा सिर्फ ये नहीं है कि यार मतलब उसको आपने धोखे में रखा कि यार उस बेचारी वो आपसे अगर अच्छे से बात कर रही थी, वो इसलिए कर रही थी ना कि यार उसकी डील होगी तो आप उसका कमीशन बेचारी का बनेगा, वो किस हाल में आई है क्या नहीं है। एक मैंने सिनेरियो देखा सर, अभी एक मॉडल कॉलोनी के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग गए हुए थे शूट के बाद, वहाँ पे हमने खाना खा लिया ना, बड़ा फेमस ब्रोस्ट है वहाँ पे, बस नाम ले लिया मैंने, काफ़ी है ये, क्योंकि वो पट्टी पे एक ही है जिसको पता ना, वो बहुत पुराना ओजी जिसको कहते हैं ना मज़े का। तो हम लोग अक्सर वहीं पे बैठे होते हैं। तो हम लोग बैठे थे छत के ऊपर, और वहाँ पे सिनेरियो ये है कि ना एक पोर्शन है जो कि लड़कों का होता है और एक होता है फैमिलीज़ का। तो तख़त वाला सिनेरियो है, तो हम सारे बैठे हुए हैं। तो हमारे 2 तख़त छोड़ के बीच में दीवार पार्टीशन जिसमें वो जालियाँ लगी हुई हैं, और बराबर में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा निब्बा का कपल बैठा हुआ, ठीक है ना, जो कि लड़का हार्डली होगा 18 साल का, लड़की हार्डली होगी 14 और 15 मैक्सिमम, मतलब ना बच्ची थी वो बेचारी। तो मैंने देखा, मुझे खैर वो होता है ना, अब मुझे ऐसे सिनेरियो पे हंसी नहीं आती, मुझे ना वो होता है लाइक अफसोस होता है कि यार देखो छोटे छोटे बच्चे मतलब क्या कर रहे हैं ये ना। अब सीन ये होता है कि उनकी कोई लड़ाई चल रही, अब होता है ना यार 4 दोस्त बैठे हैं तो उनको कोई ना कोई शुगल मेला चाहिए। तो हमारे लिए वही था कि यार वो हम वहाँ सिनेरियोज देख रहे हैं, हालांकि हम उनको अनकंफर्टेबल नहीं कर रहे थे, मतलब उनको पता भी नहीं कि हम उनको नोटिस कर रहे हैं, बट हम देख रहे हैं कि यार वो लड़की नाराज़ है, वो उसको मना रहा है, फिर लड़का कभी रो रहा है, उसका हाथ पकड़ रहा है, लड़की की छोड़ो नहीं बात करनी, वो मुंह फेर के बैठ गई, कुछ ऐसा हुआ ना सर। अभी आप इमेजिन नहीं कर सकते आगे क्या होने वाला है। वो लड़के ने जब ऑर्डर आया ना, तो सर 1 रोल 1 कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना, इतनी इकोनॉमिकल डेट चल रही थी। वो बेचारा, मतलब मैं कहता हूँ यार ये किस बात की वो है लड़के की ना, मैं कहता हूँ लानत है तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम इस चीज़ का शौक़ रखते हो कि किसी लड़की को डाइन आउट पे लेके जा रहे हो, तो यार कुछ तमीज़ सीखो, एटलीस्ट हैव सम क्लास यार। उसको एटलीस्ट कुछ इतना तो अच्छा एंटरटेन करो कि वो खुश हो के तुमसे जाए। यार तुम लेकर आए हो, वो इतना बड़ा बेचारी रिस्क लेकर आई है अपनी फैमिली से झूठ बोल के, तो चलो उसको खुश तो करो। 1 रोल 1 आया है, और वो पैश आदमी बच्चा, मैं चमाट मारने का दिल कर रहा था मेरा उसको कि साले दो ना उसको खुद खा रहा है बैठ के, क्योंकि वो लड़की नाराज़ है तो पता है मना भी नहीं रहा, ना उसको दे रहा है, ना उसने ऑफ़र की है। बोला है 2-3 दफ़ा उसने ऑफ़र की, खाओ, उसने बोला भाड़ में जाओ, खाना शुरू कर दिया और ख़ुद पी रहा है कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे लड़की की बहुत ज़्यादा अड़ गई कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ बग़ैरत है यार, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके साथ अपना, ये है मेरे सपनों का राजकुमार। अब सर सीन सुने, जो कंक्लूजन था जिस पे मतलब वो लड़की नाराज़ हुई, नाराज़ होके मामूल के मुताबिक उठ के चली गई। पहले वो वॉशरूम गई, अल्लाह जाने बेचारी का दिल टूटा, रो रही थी, क्या थी, मुझे तो बहुत दुख हो रहा ना, बट मैं कुछ बोल नहीं सकता था यार, किसी का हक़ नहीं है मेरा, तो मैं क्या करूँ ना। फिर वो वॉशरूम से निकली, ठीक है ना, और वो नीचे चली गई। अब वो लड़का देख रहा है, हम तो ये सीन एंजॉय यही कर रहे थे। अब वो नीचे ना एक कॉर्नर की थी ना, तो जाली से नीचे का दिख रहा होता है जहाँ पे पार्किंग वगैरह है ना, तो वो लड़की ना वहाँ जाके खड़ी हो गई। तो लड़का ना उसको देख रहा, उसको कॉल कर रहा, वो नहीं उठा रहा। लड़के ने जल्दी जल्दी अपना रोल फिनिश किया, पूरी कोल्ड ड्रिंक उसने पी है। अच्छा, अब जो किया ना उसने, पता है क्या किया, लड़की का बैग वहाँ पे रखा हुआ था सर, उसने बैग की जिप खोली है, उसने पैसे ऐसे निकाले हैं कि जैसे कि ना मतलब बस निकाल के छप्पर करने वाला सीन, घटिया सीन, कि उसने पैसे निकाल के ना फ़ौरन से अपने पीछे वाली जेब में रखी और बंद करके ना वैसे करके रख दिया, और ना यूँ आसपास देख रहा यूँ करके ना। अबे मुझे इतना गुस्सा आया, और फ़ौरन से ना उसका बैग उठा के ना मतलब चल दिया, और मतलब जो भी आगे का था मुझे नहीं पता, वो लोग कहाँ गए उसको छोड़ने गया। बट मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा दिल किया मैं उठ के उसको मारूं या मैं क्या करूं। फिर मुझे ये हुआ कि यार मुझे पता ही नहीं है दोनों का सीन क्या है, कौन है दोनों। मैं अभी कोई सीन कर दूं, मैं अपने उसमें आ जाऊं, मतलब मैं तो अपनी उसमें करूँगा ना जोश में, बट मेरा हक़ तो नहीं है ना, लॉ के हिसाब से भी नहीं है और वैसे भी नहीं बनता मेरा। अब मैं करूँ कुछ और हो, मसला क्या हो क्या निकले, तो मेरे ऊपर फालतू का एक वबाल सर पे आ जाए, तो इस चक्कर में चुप रहा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि यार जेन्युइनली आप ये देखो कि यार एक बेचारी बच्ची उसको आप लेकर आए हो धोखा दे के, और ऊपर से आप उसके साथ ये घटिया हरकत कर रहे हो यार, मतलब ये क्या है ये भाई। ये इससे जो समझ में आता है वो यही है, ये बच्चियाँ जो है ना, ये अपने माँ बाप का भरोसा ख़त्म कर देती हैं। देखो ना वो अभी केस हुआ था, वो दुआ जहरा,
देखो नाम लेना पड़ता है, अब क्या करें यार, मतलब ये कोई बात है। भाई मैंने भी किया था उस पर पोस्ट, हाँ और बड़ी इमोशनल और बड़ी चीज़ें चली थी उस पर, बाद में वो बिल्कुल अलग ही निकला सीन, और आज तक वो मिस्ट्री है सर। ऐसे ही है, एक्चुअल में क्या था हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो हम तो नहीं बोल सकते भाई। आपने देखे होंगे अभी रिसेंटली कुछ सीन चल रहे हैं पाकिस्तान में कि ना बाहर मुल्क से कोई बड़ी उम्र की औरत आती है जो कि 35-40 इस तरह की होती है, और वो एक यंग लड़के से, जवान 18-20 साल के, उससे शादी करके, और वो पूरी रिपोर्टिंग हो रही होती है, क्योंकि पंजाब में तो मार्केटिंग का अलग कल्चर है ना। तो उसमें क्या होता है कि अब वो जो आप उस पर अगर देखा हो तुमने, तो वो क्या चल रहा है, वो कुछ नहीं समझ में आ रहा किसी को। वो पूरा एक, क्या कहेंगे उसको, एक पूरा नेटवर्क है, कैसे लोगों को स्मगल करके या जो भी उनसे काम करवाना है, अल्लाह जाने किडनीज निकाल लेते हैं, मार देते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी, क्योंकि देखो ना यार, आप खुद सोचो फैसल, तुमसे शादी करने आया कोई आज तक है, क्योंकि उनको पता है यार ये बंदा हाथ आएगा नहीं, तो इसलिए कोई आ नहीं रहा तुम्हारे पास। कोई किसी रशियन से कभी किसी की आई कोई, मैं जो है ना कैटरीना और क्लारिया और पता नहीं कौन कौन, कोई ऐसा हुआ? मेरे पास रोज ईमेल आती है, वो तो नहीं एड्स वाले तो नहीं $3000 देंगे आपको पर वीक के, जेनी करके, और वो कहते हैं कि इस पे क्लिक करें आप, ये ऐसे ही हमारी बजाने के लिए होता है यार। अच्छा एक और आती थी ईमेल ना, जिसपे मुझे बताया अपने ख़ानदान वालों के लोगों को बड़ा टाइम लगा करने में कि यार ये नहीं किया करो भाई, मुझे फ़ोन भी नहीं करना अब इस चीज़ के लिए कि यार देखो ये हुआ है कि सर मैं फला हूँ और मैं बेवा हूँ, मेरे ये जायदाद थी और इसमें से मेरे पास इतने पैसे, और रैंडमली मैंने पर्ची डाली और आपका नाम निकला, और आपके ईमेल के थ्रू मैंने सोचा था जिसको ये ईमेल मिलेगी उसके सारे पैसे होंगे, और वो होते हैं कोई पता नहीं $80 मिलियन, $80 अरब समथिंग ना। तो ये भी स्कैम चल रहे थे। तो मेरे ख़ानदान के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, यार देखो हमारी ना ये शायद लॉटरी वॉटरी निकली। मैंने कहा आपने ख़रीदी थी? कह रहा है नहीं। तो मैंने कहा कैसे निकली फिर? तो मतलब ये वाली सिनेरियो होती है ना। कह रहा है यार वो देखो मेरा नाम लिखा हुआ इसमें ईमेल में। मैंने कहा तू क्या बोल रहा है यार, अब मतलब अब तो समझ जाओ। हाँ सिस्टम नहीं, खैर पहले की बात होती है यार, बहुत होती है, बहुत स्कैम्स चल रहे हैं यार। अगर बात निकली है, मैं उस पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी मंसूर की मेरे पास आई, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं सोचूंगा यार मंसूर है, अपना बंदा है, हो सकता है इसकी पुरानी आईडी में कोई मसला हो गया, ऐसे ही है। मैंने एक्सेप्ट कर ली। थोड़े दिनों बाद मंसूर का मैसेज आएगा, यार फैसल वो मैं इत्तेफाक है अपना मोबाइल लाना भूल गया, और इस तरह से जो है ना मैं लैपटॉप से जो है ना तुम मैसेज कर रहा हूँ, अर्जेंटली 25,000 रुपये चाहिए, जानी जल्दी भेज। अब मंसूर और मेरा कनेक्शन कैसा है? मैं तो बोलूँगा यार मंसूर है, अपना भाई है यार, फटाफट मैं इसको 25,000 रुपये दे देता हूँ। मतलब क्या है, ये अकाउंट नंबर है, जल्दी भेज। मैं एक जगह पे बैठा हूँ यार, बड़ी मुश्किल से मुझे लैपटॉप अरेंज हुआ है, और इस तरह मेरा मोबाइल का सीन हो गया। अच्छा उसमें क्या होगा, उसमें पूरी पीछे वर्किंग होगी। समझ गया। मंसूर की आईडी है, उसमें मंसूर का कोई दोस्त भी आ रहा है, लाइक दानियाल भी आ रहा है, उसने भी इसी तरह एक्सेप्ट कर ली थी, तो 3-4 म्यूचुअल्स भी आ रहे हैं। अब क्या है, फैसल भाई ने 25,000 कर दिए। बाद में मंसूर को बोला क्या हुआ यार तेरा मोबाइल मिल गया? तो कौन सा मोबाइल भाई? तो मंसूर साहब बोलेंगे भाई वो मैं नहीं था। तो बड़े स्कैम्स चल रहे हैं। मतलब हम लोग तो कभी फहद मुस्तफ़ा के शो में हाँ वो तो खैर काफ़ी थे वो, तो वो इस तरह की तो खैर काफ़ी रहते हैं। बहरहाल यार बात कहाँ से कहाँ चली गई। अच्छा स्कैम्स की अगर बात निकली तो बैंक्स का स्कैम बड़ा चल रहा है। मैंने एक वीडियो देखी थी एक बंदे की कि उनको ना उनका जो बैंक था उसके ऑफिशियल नंबर से कॉल आ रही थी, बट वो स्कैमर था। सर मेरे साथ हुआ ये सेम सीन, मैं आपको बताता हूँ। मैं जा रहा था कहीं दूर था, मैं साकरों की तरफ से था, साकरों की तरफ जा रहा था। मेरे पास बैंक के नंबर से कॉल आई, बैंक का मैं नाम नहीं लूँगा, जो हेल्पलाइन नंबर होता है 111 फलाना। अच्छा मैंने कॉल उठाई तो भाई साहब कहते हैं कि यार आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है वो आपकी ऑन नहीं हुई हुई, आप इसको ऑन करवा लें, और वरना फिर आपको बिला वजह बैंक जाना पड़ेगा, और अब ये एसेंशियल हो गया है, बिल्कुल मैंडेटरी है अभी ये। अच्छा 1 मिनट के लिए मैं हो गया, मैंने कहा यार बैंक से ही कॉल आ रही है, और मतलब ठीक है आपके पास एक OTP आएगा, नहीं एक पिन आएगी, आपने बस वो मुझे बतानी है और यहाँ से आपकी इंटरनेट बैंकिंग ऑन हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब मैसेज आ गया, मैसेज आने के बाद वो ऑन कॉल ही है, आप मैं ऑन कॉल ही हूँ, आप मुझे बता दें। मैंने मैसेज खोला तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, ये अच्छी चीज़ है यार, देखो कभी कभार ये मैसेजेस और ये जो हमारी रिकॉर्डिंग चलती है ना कि फ़लाना कश्मीर डे पे और इस पे स्कैम्स पे, उसने मुझे जगाया उस मैसेज ने। उसमें लिखा हुआ था कि ये आपने किसी से शेयर नहीं करना है, ये आपका कॉन्फिडेंशियल OTP है किसी। मैंने कहा भाई ये मैसेज पे तो ये लिखा हुआ है। अब वो आगे से बंदा रूड हो गया, मतलब इस तरह की जो कॉल्स होती हैं या हेल्पलाइन से, वो लोग तो यार बड़े इत्मीनान से, सब्र से, तहम्मुल से बात करते हैं, वो रूड हो गया। उसने बोला नहीं भाई ये कैसी बात, मैं आपको ऑफिशियल नंबर से कॉल कर रहा हूँ और ये वो। मैंने कहा आप ऑफिशियल से कर रहे हैं या किसी मैसेज में क्यों लिखा हुआ है, फिर मैं क्यों दूँ। मैंने कॉल काट दी। मैंने उसी नंबर पे, अब आप ये जो असल गेम है ना वो ये है,
अब जब मैंने कंफर्मेशन के लिए मैंने कहा बैंक में कॉल करूँ, मुझे कुछ स्कैम कॉल आई है इस तरह, उसी नंबर पे मैंने वापस से डायल किया है, तो अब हेल्पलाइन मिल गई। मुझे आवाज़ आती है उर्दू के लिए, एक दबाएं। फिर मैंने उस बंदे को बताया, मैंने कहा भाई इस तरह कह रहे हैं आपने दिया तो नहीं, मैंने कहा नहीं दिया। सर बच गए आप, बच गया। सही यार ये कैसे मतलब कास्ट कर रहे हैं नंबर अच्छा को। तुम्हें पता है वो जो थंबप्रिंट वाला सीन है पंजाब के अंदर, एक वो उसने पूरे सरेआम किया, गेस कोई थी एपिसोड या क्या थी, उसके अंदर ना वो रबड़ के थम्स हैं, उसके अंदर आपका जैसे ना शनाख्ती कार्ड की जो कॉपीज़ आप देते हैं ना, तो उसमें से आपका वो प्रिंट बना लिया उसकी जो रेप्लिका है, और उसको उस पर एक प्रिंट की फॉर्म में ना एक छोटी सी एक होता है मशीन प्रेसर होती है, उसमें दबा के उसको उसमें ना पूरी आपकी फिंगरप्रिंट्स छपवा ली, और वो अंगूठा आपका पहना, और कहीं पे भी जाके आपके जैसे एटीएम के अंदर होता है ना कि वो थंबप्रिंट से आप निकालो तो वो आपके पैसे निकाल लिए। मैंने अभी तक नहीं किया हुआ वो बायोमेट्रिक ना, मैंने भी नहीं किया। थंबप्रिंट शायद बंद किया हुआ है मैंने भी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बंद किया हुआ है। मैंने कहा होगा ही नहीं कि यार चाहिए ही नहीं। एनीवे खैर स्कैम्स की बात चल रही थी यार, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे कज़न के साथ हुआ, और मैं आपको बताता हूँ कि सर मामला होते क्या है। देखिए यार वही वाली बात है कि मुझे उस दिन एहसास हुआ, हालांकि गुस्सा तो उस वक्त मुझे बड़ा आया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यार बेचारे लोगों को नॉलेज नहीं होती ना, तो ये हो सकते हैं। हमें तो चलो अल्लाह का शुक्र है हम देखते रहते हैं तो हमें पता है ना। मेरा कज़न है खाला का बेटा, वो एक दिन आता है, अच्छा उसका ये सीन है कि वो मेरी ना उससे कुछ 6 महीने में 8 महीने में कहीं मुलाकात हो गई तो बात हो गई, या महीने में एक आध दफ़ा कहीं मुलाकात है तो वैसे हो गई। छोटा है थोड़ा, उसमें रहते हैं रिजर्व रहते हैं ना। तो उसकी ना एक दिन मुझे आई सुबह कि यार मंसूर भाई वो आप घर पे हैं, जाग रहे हैं, मुझे आपसे एक बड़ी अर्जेंट ज़रूरत है काम की ना, तो मैं आपके पास आ जाऊँ। मैंने कहा आ जाओ। वो आया, कह रहे मानी भाई ऐसा है कि यार ये ना मुझे ना ऐसे ऐसे कॉल आई हुई है, और वो उन्होंने कहा है कि आपकी ना एक गाड़ी निकली है करोला, ठीक है, जिसकी उस वक्त की आई गेस कीमत थी शायद 35 लाख या 30 लाख समथिंग थी ना, ब्रांड न्यू की। तो उसने कहा है कि ना ये सीन है, तो अब उन्होंने कहा कि भाई इस तरह करके ना सारी शनाख्ती कार्ड की उन्होंने कॉपी ली, मुझसे सारा मांगा ये वो ना, फिर बैंक अकाउंट नंबर उन्होंने मुझसे मांगा, डिटेल ना, तो वो सब कुछ हो गया। तो अभी ना उन्होंने कहा है कि बस आपको ना इसमें सिर्फ क्या है टैक्स पे करना है, और उसके लिए जो है ना वो, मैंने कहा अच्छा ठीक है सही है, तो ये बताओ टैक्स कितना है। कह रहा है कि 60,000। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तो ये अभी तुमने दिए तो नहीं ना। कह रहे नहीं एक्चुअली वो हुआ ये था कि देखें इसने इनिशियली मुझे बताया कि ना हमें बैंक का चालान भरने के लिए ना वो एक फ़ीस देनी होती है जो कि आप देंगे, और उसके बाद आपको सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टोटल आपका जो है ना 80 से 90 हज़ार रुपये का खर्चा होगा, बट आपकी गाड़ी हो जाएगी वो पूरी ना, तो आपकी देख लें 35 लाख रुपये की, 40 लाख रुपये की जो भी है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कह रहे हैं, मैंने कहा वो बैंक चालान क्या था, वो क्या कहानी थी ना। तो कहता है कि वो चालान था, उसमें जो है ना उसने कहा था 15,000 रुपये का फला बैंक में जो है ना ईजी पैसा कर देना जाके, सॉरी दुकान से, तो मैंने कर दिया। मैंने कहा कर दिया, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भाई यार ये नहीं करना था। मैंने कहा तो तुम अभी मुझे क्या पूछने आए थे, क्या करना। बोला नहीं मैं आया था कि वो टैक्स के लिए मुझे 60,000 रुपीज़ चाहिए, तो अगर हो सकता है। अबे मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा बेटा तूने 15,000 रुपये कर दिए मतलब ना, और देखो उसके पास भी इतने ज़्यादा पैसे होते नहीं थे उनके पास भी, तो मुझे डबल गुस्सा आया। फिर मैंने कहा कौन था नंबर, क्या था। कह रहे हैं वो बंदा कॉल पे। अच्छा ये वाला सीन आया फिर दोबारा। मैंने कहा क्या मतलब। कह रहे हैं, मैंने कहा तुमने इतने सारे काम किए, वो बंदा कॉल पे। कह रहे हैं हाँ वो 3 घंटे से कॉल पे ही है। अरे मैंने कहा लाओ दिखाओ मेरी बात करो ना। मैंने उससे बात की, मैंने थोड़े से उससे, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा 2 मिनट आप कॉल पे रहिएगा ज़रा, मैं अभी ट्रेस कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, तुम्हें पता है हमारा नेटवर्क, मैंने बोला जल्दी से देख नंबर है ये, लोकेशन कहाँ की है ना। तो उसने ना वो मतलब बाद में उसने खैर काट दिया फ़ोन। उसने ये उसको कहा हुआ था कि काटना नहीं फ़ोन ना, तो उसने कॉल काट दी। खैर मैंने बंदे को पूरा ट्रेस किया, वो पंजाब की कहीं साइड पे था, बट उसने बोला कि मानी ये स्कैम वाला सीन अलग है, ये तुम्हें पता भी नहीं होगा, जहाँ की अभी दिखा रहे हैं वहाँ की होगी भी नहीं। और फिर जाम तारा जैसे आई थी, तो ये उस टाइप के स्कैम थे। तो मैं बता रहा हूँ कि यार ऐसे ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं। मेरे अपने घर में हुआ, देखो मेरा एक्सपीरियंस था कि यार ये क्या मतलब कैसे हैं ये लोग, किस तरह से कर जाते हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात कि आप इजी पैसा पे मंगा रहे हो, इट मीन्स कि कोई ना कोई आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आपका नेटवर्क कितना वेल कंट्रोल्ड है ऊपर से, कि आप जब ये टेक्निकल चीज़ें और उसके बावजूद पुलिस नहीं पकड़ पा रही, तो इट मीन्स कि सबको पता है ना कि यार कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना सिस्टम में। और ये मैक्सिमम जो पंजाब साइड से ही होते हैं स्कैम्स। जितनी आपको कॉल्स आएंगी, जितनी चीज़ें होंगी, उनका एक्सेंट आपको बता देगा कि यार ये पंजाब साइड से कॉल है। अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो हम लोग तो देते रहते हैं। मैंने उसी वक्त वीडियो बनाई थी, बहुत उस पर व्यूज़ हैं, बहुत कमेंट्स। अच्छा स्कैम पूरी दुनिया में ही होते हैं, देखो टर्की में भी होते हैं, इधर भी होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ यूनिक ही होते हैं सर। हाँ। और हमारे लोग उस यूनिक में भी बन जाते हैं। यार मसला पता है क्या फैसल, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ना अपनी उसमें भी एक बात कही थी वीडियो जिसकी हमने बात की थी दुबई वाली, कि देखो लोगों की सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त ये नहीं है कि यार हम कमाएंगे कैसे। लोगों की एक टेंशन ये है सबसे बड़ी कि जो कमा लिया है उसको बचाएं कैसे। पॉइंट समझ रहे हो। आपके पास गाड़ी है, आपके पास मोबाइल है, जैसे भी आपने लिया है सिर्फ आप जानते हो, आपके घर वाले जानते हैं, आपके करीब के लोग जानते हैं,
लेकिन मेरे भाई आपको टेंशन ये नहीं है कि मैं आगे क्या करूँगा, है वो भी, बट इतनी बड़ी नहीं है जब आप सोचने बैठोगे कि यार जो मैंने कमा लिया ये ना छिन जाए। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले आया था कि 5 लाख बैंक ने जो मैसेज दिया था कि 5 लाख रुपए तक के आपके पैसे के हम जिम्मेदार हैं। अरे क्या था वो सर? कुछ पता है इसके बारे में? कुछ पता है? मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैंने रिसर्च भी नहीं की, टाइम नहीं मिला। अच्छा वो याद दिला दिया तुमने भाई। मुझे इतना पता लगा था कि ये आया है और ऑफिशियल है। मुझे पता क्या लगा था? हाँ 5 लाख रुपए सिर्फ आपके, बाकी सब हमारे हो गए। नहीं, मेरी हवा खराब हो गई थी। हमें इतना नहीं हुआ कसम से यार, मुझे ऐसा लगा यार। कोई भरोसा है आपको? अच्छा मुझे बताओ, एक बात बताओ मुझे आप, आज ऐलान हो जाए न्यूज़ पे कि भाई ये हो गया है, भाईजान आप बैठे हैं फैसल के दोस्त, आप भी बताओ, और ये बैंक हवा खराब होगी नहीं होगी आपकी? आप बताओ मुझे, होगा नहीं होगा? होते भाई। अच्छा बैंक में होते के पीछे ये करेगा इसको जाने वो जाने नहीं देगा तेरे को, समझ रहे ना भाई? भाई ये तो हमें इनसिक्योरिटी है। अच्छा बात ये है कि बीच में बहुत सारे लोग कह रहे थे बैंक करप्ट होने वाला है पाकिस्तान, हाँ। ये प्रॉब्लम होने वाली है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, क्या हमें कर्जा मिल जाएगा, ऐसे ही नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? सही है सर। ब्रांच में ना अगर आप जाएं यहाँ बैंक के, तो आपको हर मैनेजर ये कहता हुआ नज़र आएगा बैंक ब्रांच का कि सर कुछ डिपॉजिट करा दें, नहीं तो ब्रांच हमारी बंद हो जाएगी। इनके ऊपर प्रेशर होता है सर, इनके ऊपर प्रेशर होता है कि आपने ब्रांच खोली हुई है तो अब आपने यहाँ पे पैसा जमा करवाना है। अब कैसे पैसे जमा करवाएं? आप कह रहे हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है सिर्फ 5 लाख रुपए तक की, ठीक है, तो हम इनसिक्योर तो हैं, इस साइड से भी इनसिक्योर हैं कि हम अपना पैसा रखें और वो एकदम से मैसेज आए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, आप ही के पैसे आप नहीं ले सकते। यार तुमने बड़ी अच्छी वैसे बात पता है, ये टॉपिक निकाला मुझे याद आया। अब ना मैं देखता हूँ अगर कोई वैसे बैंकर या कोई आना चाहता है मेरे पास और इस टॉपिक के हवाले से या बैंकिंग निज़ाम के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो ओपन है, मतलब ना ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मशहूर बंदे हों, कोई भी आ सकता है यार, इस पे बात करेंगे यार, ये बड़ा ज़रूरी है, नॉलेज होनी चाहिए। देखो जितना हमें पता है उतना पता है, अंदर क्या चल रहा है वो तो वो बंदा बात करेगा, ऐसे ही है जो अंदर बैठा हुआ है। अच्छा वैसे दुबई के अंदर ना मेरा थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ था रियल इस्टेट को बड़ा करीब से देखने का, कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ काम किए थे क्लाइंट्स के लिए ना। तो अच्छा रिसेंटली मेरा ना उससे पहले दुबई जाने से पहले कराची में इत्तेफाक हुआ था एज आ कस्टमर। तो मुझे ना बड़े बड़े मतलब ऐसे चीज़ें जिसको मैं कहूँगा ना झांसों में फंसाने के लिए, जो कि सबके साथ ही होते होंगे, सबसे पहला मंजन जो मिलता है कराची में आपको होता है कि भाई पोर्शन ले लो। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा यार पोर्शन में कितना रिस्क है, क्योंकि देखो हम सुनते तो यही हैं कि पोर्शन में आपने इन्वेस्ट कर दिया कुछ नहीं होता, अब आधा कराची इसी के ऊपर है, लेकिन बुक्स के अंदर वो इलीगल है, चाहे आप कुछ भी कर लो। और बुक्स में कैसे होता है कि आप बैठे हो टेबल पे, डायरेक्टर हो जो भी हो, आपको मैंने दिए 2 लाख रुपए, आपने बोला साइन करके हाँ भाई इसको लीगल कर दो या रेगुलाइज कर दो या जो भी होता है ना कि NOC दे दिया आपको, आपने ले लिया। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको आके अगर कोई खड़ा हो जाए कि भाई अब रूल चेंज हो गया है, गवर्नमेंट चेंज हो गई है, काबीना चेंज हो गई है, अब आप निकलें, अब आपकी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसी का घर है, इसकी ज़मीन है। तो ये सिनेरियोज़ मैंने देखे हैं, तो मुझे लगा कि यार कराची में इन्वेस्ट करना इज़ वेरी रिस्की एज़ कम्पेयर दुबई में इन्वेस्ट करना। आप कहीं पर भी कर लो, आपको कोई स्कैम के चांसेस नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा बताओ ना यार, पाकिस्तान में या स्पेशली कराची के अंदर किस किस तरह के रियल एस्टेट में स्कैम्स होते हैं जो तुम्हें भी देखने को मिले होंगे? भाई सबसे पहले मैं बताऊं, बहुत मुश्किल काम है रियल एस्टेट कराची में या पाकिस्तान में आप कह लें, स्पेशली कराची। सही है। लेकिन अगर आपने यहीं रहना है, यहीं कमाना है और यहीं लगाना है, तो आपने एक अपना रूल बुक बना लेनी पड़ेगी जो आपकी स्पेशली आप ही के लिए हो, आप ही के लिए। उसमें क्या होगा आपको पता है, यहाँ रिश्वत चलती है, आपको पता है कि यहाँ स्कैम्स बहुत होते हैं, हमारे पास 2 नंबर बिल्डर्स बहुत आते हैं। आपने क्या करना है उस हिसाब से सिनेरियोस को क्रिएट कर लेना। पहला अगर कोई ऐड देखते हैं ना तो हमारा पहला थॉट ये होता है कि यार स्कैम होगा या स्कैम होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि यार ऐड आया, अरे यार नई चीज़ आ गई चलो ख़रीदते हैं। आप समझ रहे हो, दुबई में ये फ़र्क है। यूएई में कोई भी नया प्रोजेक्ट आएगा, लोगों की पहली अप्रोच ये नहीं होती यार स्कैम होगा, लोगों की होगी यार इसको लेना है या नहीं लेना, ये वाला है। तो बेसिक तो उनका स्टार्ट ही यहाँ से। हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि ऑथेंटिक है नहीं है भाई, कहीं हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, कहीं बिल्डिंग तो नहीं गिर जाएगी, ज़मीन वाकई में ऑथेंटिक है, चाइना कटिंग तो नहीं है, चाइना कटिंग नहीं है, इलीगल तो नहीं है, क्या ये एमिनिटी प्लॉट तो नहीं है जिसपे रेजिडेंशियल बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डबल फाइलिंग, ट्रिपल फाइलिंग ये भी होता है सर। ट्रिपल और उससे आगे 4, 5, 6 सब होता है। अच्छा 6-7 भी फाइल्स होती हैं? हाँ ऐसा ही होता है। अच्छा देखिए सिनेरियो क्या है कि अब तो क्योंकि मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया इस फील्ड में और कुछ चीज़ें सीख भी ली, कुछ चीज़ें पढ़ भी ली, कुछ कोर्सेज़ वगैरह भी स्टार्ट कर दिए ताकि अब काम कर रहे हैं तो प्रॉपर करें।
तो सबसे पहले हम जब देखते हैं ना किसी भी प्रोजेक्ट को ऑनबोर्ड करते हुए, तो लोग, अब दुबई में आप कह रहे हैं ये चीज़ तो जहन में ही नहीं आती, ऐसा ही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लोगों से मिलते हैं। भाई बंदा सही होगा तो चीज़ सही देगा। हमने तो अपनी अप्रोच बना ली, अपनी बुक बना ली, अपने कुछ क्लॉसेस बना लिए, उनको टिक लगाते रहते हैं। वो एक रडार होता है ना यार, बंदा देख के अच्छा लग रहा है यार, दाढ़ी वाला है यार, बंदा नमाजी लग रहा है यार, ये बंदा सही होगा, सही ऐसे है। ही होता है ना। अच्छा, इसमें क्या है कि एक तो एक मीटिंग में नहीं होता, फिर वो 5-6 मीटिंग्स होती हैं। सही है। 5-6 मीटिंग में ना कोई एक आध बात पकड़ में आई जाती है, जिससे अंदाज़ा हो जाता है क्या लोगों के बारे में इस बंदे की इंटेंशन है। सही है। दूसरी चीज़ ये होती है कि प्रीवियसली उसने क्या डिलीवर किया हुआ है, कहाँ डिलीवर किया हुआ है, और क्या सबलीज दी हुई है लोगों को, यानी गवर्नमेंट से कनेक्ट करवा दिया है। फिर आती है लास्ट चीज़, जिसमें हम ये देखते हैं क्या वो चीज़ जो चीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसके पैसे ये मुनासिब मांग रहा है। जाहिर है अगर हम एक्सक्लूसिव कोई चीज़ लेते हैं, उसकी मार्केटिंग एंड सेल्स करते हैं, तो हम लोगों को ये भी बताएंगे कि जी हम वो मार्केट प्राइस में ही आपको दे रहे हैं, ऊपर में नहीं दे रहे हैं। जब इन 3 चीज़ों पे पूरा उतर जाता है, अब आती है NOCs, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें जो हमारा बंदा है जाके देखता है, लॉयर है, चेक करता है, हमें ओके दे देता है। तो 4 चीज़ों से गुजरने के बाद हम इस पोजीशन पे आते हैं कि अब बेचें कैसे। समझ गया मैं, मतलब 4 भरोसे दिलाने के बाद, क्योंकि स्कैम्स इतने हैं ना आपके शहर में। बेसिकली दिलाने के बाद नहीं, भरोसा करने के लिए, अभी तो हम कर रहे हैं, ऐसा ही है। दिलाएंगे तो जब हम बेचने बैठेंगे। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि स्कैम से जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली कस्टमर को तो है, लेकिन उन लोगों को भी है जो ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। डेफिनेटली बात है कि यार उनको चैलेंज ही है कि यार पब्लिक की पहली अप्रोच ये है कि भाई ये बंदा हमें लूटने बैठा हुआ है या हमें धोखा देने बैठा हुआ है। यार बहुत मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, क्या होता है, एक किस्सा नस्ला टावर, ठीक है, आपने हो गया, अब वो इतना बड़ा शौक था लोगों के लिए, इतनी बड़ी चीज़ थी हमारे अपने लिए। तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ बैक स्टोरीज पता है कुछ? यार देखें, जो सुनने में आया वो यही आया कि ये एमिनिटी प्लॉट था बेसिकली। क्या होता है एमिनिटी प्लॉट? इसमें होता है ये, आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, या आप स्कूल बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, रेजिडेंशियल आप वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते। अच्छा, रिहाइश नहीं। जो सोशल मीडिया पे आ रहा था कि यार इतना एरिया जो था वो इलीगल था, तो उसके चक्कर में पूरी बिल्डिंग गिरा दी, वो सही है या गलत है वो? यार देखें, अब इसमें क्या आ जाती है बात कि हमने जाके डॉक्यूमेंट्स तो देखे नहीं। हाँ, यही है। हम चल रहे हैं उन बातों पे हवाई बातों सुनी पे। सुनाई है, लेकिन ऐसे लोगों से सुनी सुनाई है, यानी मेरा बैठना उठना तो बिल्डर्स में ही है, जिसमें सब अच्छे भी हैं और एक्सपीरियंस भी हैं, तो उन्हीं के पास जाते हैं। तो उनकी डिस्कशन में जो बातें आई, जो हमारे सुनने में आया, उसमें यही था कि ये रेजिडेंशियल जगह नहीं थी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर रेजिडेंशियल जगह नहीं थी तो इतनी बिल्डिंग बन गई, लोग रहने लगे, अब क्यों ख्याल आया? और अगर चलो हो भी गया, अब ये देखो कि आप कितने लोगों को बेघर कर रहे हो, आपके मुल्क में वैसे ही कानून का निज़ाम नहीं है, तो इसको भी रेगुलाइज करो, जाने दो यार। अब एक चीज़ आपने कर दी, कोई नुकसान तो नहीं दे रही ना पर्सनली किसी को, या मुल्क की इकोनॉमी को तो नहीं रोका हुआ ना यार। और मैं तो हैरत में ये हूँ कि यार देखो, वही है ना कि यार इतने बड़े लोग होंगे वहाँ पे, पावरफुल लोग, क्योंकि जो वैल्यू थी वहाँ की प्रॉपर्टी की, तो वो कोई आम बंदा तो ले नहीं सकता, तो कोई ना कोई बंदा पीछे बैक है, या कोई कारोबारी है, या एक अच्छे उसके मतलब खाते पीते घराने से, तो वो लोग भी बेचारे जो है, मतलब जिनकी पावर होती है, वो भी कुछ नहीं कर सके यार। ऐसा ही है ना? मैंने बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने स्टार्ट में एक बात कही कि बहुत मुश्किल काम है रियल एस्टेट, ख़ास तौर पे कराची में, लेकिन क्योंकि हमने यहीं रहना है और यहीं काम करना है, तो जुगाड़ तो निकालनी पड़ेगी। अपनी एक बना लिए रूल्स और अपने कुछ क्लॉसेस बना लिए, उस पर जब पूरा उतरता है प्रोजेक्ट तो हम ऑन बोर्ड करते हैं। अच्छा, अब बात रही रियल एस्टेट में अभी जो डाउनफॉल है, आप ये समझ लें कि सब ये कह रहे हैं कि मक्खियाँ मार रहे हैं, क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, तो रियल एस्टेट में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? यार अब आप देखो ना, अब मैं एक बात कहता हूँ, बेकार की बात है ना ये। क्या चीज़? ये वाली, ये कि लोग कह रहे हैं मुल्क के हालात बेकार है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करो यहाँ पे। यार देखें, बेकार की बात हुई ना ये, मतलब एक चीज़ ही चल रही है अभी, और वो है प्रॉपर्टी। हाँ, ठीक है, अगर आज भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उसको रख लेते हैं, वो आपको नुकसान नहीं देगी, इस बात की तो गारंटी है। हमने भी बचपन से सुना है अपने माँ बाप से, ऐसे ही है, यार प्रॉपर्टी बनाओ, ज़मीन कभी धोखा नहीं देती। ठीक है, ऐसा ही है। वो बेकार की बात है कि अगर हालात ख़राब चल रहे हैं और ऐसा है वैसा है, सर ये इन्वेस्टमेंट का ही टाइम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे मुल्क में, अब एक मिसाल ले लेते हैं, एक बंदा है जो कि उसको अपर मिडिल क्लास कर लें, वो अच्छी जॉब करता है, उसकी अच्छी सैलरी है, अब वो जब अपने घर में रह रहा है, अपने ऑफिस जा रहा है, आ रहा है, उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं हमारे मुल्क में। बिजली का बिल आपको पता है, अगर एक नॉर्मल सी फैमिली 6-8 लोगों की,
और 2 AC चल रहे हैं तो 80,000 प्लस है। 80,000? अच्छा, यस 30-40 मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ नॉर्मल, हाँ, तो एवरेज 75-80,000 मेरा आ रहा है पिछले चलो। कोई 5 हमारा तो महीने थोड़ा में। एक्स्ट्रा होता है, चीज़ों का समझ में आता है, हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा लाइफ स्टाइल है। मैं मतलब मेरे घर एक में जनरल बात करूँ, हाँ, लेकिन अगर मैं एवरेज भी बात करूँ तो 25-30 तो नॉर्मल आ रहा है लोगों का। यार एक नहीं आम आ घर जिनके रहा। AC नहीं है, हाँ AC नहीं है यार AC देखो, नहीं है जिनके, हाँ उनका बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ जैसे मैंने मिसाल दी ना कि अपर मिडिल क्लास बंदा हाँ है, हाँ, वो AC इस्तेमाल करता है। ऑब्वियसली बात है, ठीक है 2-3 AC होंगे उसके घर पे। अब हम बात कर लें गैस की, जिसमें सुनने में आ रहा है कि भाई अब ऐसे प्राइस आने सर वाले मुझसे बिजली पूछे, छोड़ के। 11 बजे के बाद नहीं आती। अब वो 11 बजे के बाद नहीं आती। ये चाय आपने पी है ना सर, ये हाँ 10:30 बजे बेगम को इंस्ट्रक्शन है कि जिस दिन पॉडकास्ट है ये आपने बगैर पूछे बना के रख देनी है, क्योंकि भाई उसके बाद अगर गैस का दिल नहीं चाह रहा या चाह गया है तो चाय अवेलेबल होनी चाहिए यार। ये प्रॉब्लम्स हैं छोटे छोटे। ऐसा ही है। और उसके बाद जब वो घर आता है और अगर उसके घर की लाइट गई हुई है, वो परेशान है, और कुछ ग्रॉसरी करने के बाद पता चला कि अब बहुत लिमिटेड पैसे बचे हुए। इतनी ज़्यादा परेशानियों के बाद जब उसको हमारा एक ऐड दिखेगा और हम कह रहे होंगे फलानी रेजिडेंसी में 15 अपार्टमेंट लाख बुक इन्वेस्ट कराएं, करके अपना घर कर लें, और सर 80 लाख रुपए का लेकिन 2 15 बेड लाख, DD है, 10 लाख, 20 15 लाख लाख रुपए आप डाउन पेमेंट देंगे, उसके बाद आप इतनी इंस्टॉलमेंट चलाएं। तो यार वो इतनी गाली नहीं देगा। परेशानियों के बाद इतनी चीज़ों के बाद उसको वो चीज़ अच्छी लगेगी, वो एक कमेंट करेगा चल में निकल। ऐसा ही है, तो इस वाली सूरत हाल का इम्पैक्ट रियल इस्टेट पे आया हुआ है। बिल्कुल होगा यार। जब आपको आप पता है, ये इन्वेस्टमेंट का इंसान कब सोचता है, जब वो बाकी चीज़ों से मुतमईन होता है, स्मूथली चल रही होती हैं, घर का राशन भी डल रहा है, बिजली का बिल भी सुकून से पे हो रहा है, गाड़ी भी चल रही है, गाड़ी मेंटेन भी हो रही है। अब जो पैसा पड़ा हुआ है उसका क्या करना है? ऐसा ही है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आ ही नहीं पा रहा हमारा बंदा। क्योंकि स्कैम्स इतने। सर स्कैम्स, ये देखो ये एक डिफरेंट टॉपिक है, स्कैम्स तो अपनी जगह हैं। नहीं, उसकी वजह से इम्पैक्ट ये पड़ा है ना, देखो कि यार इंसान इतना ज़्यादा टेंशनों में है, सब कुछ है, उसके बाद स्कैम्स की वजह से आप लोगों के जैसे लोगों पे भरोसा नहीं है। अब तुम जेन्युइनली कोई एक ऑथेंटिक प्रोजेक्ट बेच रहे होगे, या तुम्हारे पास 10 ऐसी चीज़ें आएंगी जो तुम कहोगे कि हाँ यार ये वाकई में लोगों को लेना चाहिए, या ये मैं सही बेच रहा हूँ, बट लोगों को ये लग रहा है कि यार ये अपने पैसे बना रहा है, तो एक होता है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। तो ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जो है ना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू वो वाला इम्पैक्ट जो मुल्क के हालात और जिस सिचुएशन में बंदा है अभी। क्योंकि हम बात करें भी ओवरऑल, सिर्फ हमारी बात नहीं हो रही। हम कहते हैं कि यार ABC कंपनी रियल इस्टेट वो भी चल रही है, जो चलती आ रही थी, जिसका रिकॉर्ड था कि भाई ये 35 साल से कंपनी है और नंबर 1 है और ये तो बेच ही देती है। आज वो भी खड़े होकर कह रहे हैं कि यार हम कोलैब करते हैं, कुछ मिलके कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो ये जो कराची का बंदा है ना, वो परेशान है। परेशानी में कभी भी वो कोई नेक्स्ट स्टेप कैसे ले लेगा? यार एक बात बता फैसल, क्योंकि देखो रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिससे पता लगता है इंसान को ना कि यार मुल्क में कितनी वर्थ है लोगों की, सही है ना? क्या लगता है कितना पैसा है कराची की आवाम के पास? सच बताना, मतलब जो तुमने देखा हो ना, जो मतलब ये बिहाइंड द कहते हैं ना सीन, एक्चुअल रियलिटी, उसके ऊपर मैं बात करूँ। क्योंकि देखो हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम एक उस पर रियलिटी पे बात करें। कहते हैं ना मुल्क के हालात ख़राब हैं, डिफ़ॉल्ट होने वाला है, कितना पैसा है? यार मैं अगर बताऊं तो बहुत है या नहीं है ये बता। बहुत सारे लोग, मैं बंद अल्फाजों में कहूँगा, वाइट करना चाह रहे हैं, और उनकी एक ही डिमांड होती है, वो ये कहते हैं कि यार ये पैसा है, इतना है, मैं नहीं जानता कौन से रेजिडेंसी में, कौन से कंफर्ट्स में जाके तुम क्या लेते हो, ये पड़ा हुआ ये रख लो, और 8 महीने बाद मैं पूछूंगा कितना बढ़ गया। और ऐसी बल्ली लेना सर नहीं, ऐसा ही है। अब क्या होगा, यहाँ जब आ गया ना, और जब यहाँ से वापस गया तो वो हो गया वाइट। टैक्स कौन भर रहा होगा? फैसल भर रहा होगा। ऐसा ही है। ठीक है, टेंशन कौन ले रहा होगा? फैसल ले रहा होगा। और कमिटमेंट करके उसको पूरा कौन टेंशन लेके कर रहा हो? वो भी सर हमारी खाते हैं। ये बहुत आए मेरे पास। हाँ, इस तरह। लेकिन देखें, बात ये होता है कि ब्लाइंड खेलने से अच्छा ये है, मैं फिर मना नहीं करता, ज़ाहिर है हमें तो एंटरटेन करना है। मैं कहता हूँ सर कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो आपसे ढकी छुपी हो। ये मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें इतना पोटेंशियल है, और मैं समझता हूँ ये इतना ग्रो हो जाएंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ, ये मेरी प्रिडिक्शन है, और बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट दोनों का ऑप्शन है, तभी तो वो बिजनेस है। इन शॉर्ट में ये बोलूँ कि जितना कहा जाता है सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान के ये हालात हैं, वैसा है नहीं, और पैसा लोगों ने बहुत रखा हुआ है। सर पैसा लोगों के पास में है फिजिकली। मुझे ना वो नाम मैं ले लेता हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब की एक बात अच्छी लगी थी उनकी एक मीटिंग में। उन्होंने कहा कि यार ये जो पाकिस्तान है अब ये सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है। ऐसा ही है। ऐसा ही है सर। आज अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने पास एक सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हैं,
ताकि शाम में आपके बच्चे सुकून से खेल लें उस सिक्योरिटी में। आप कहीं जाएं, कहीं ट्रैवल करें, बैंक जाएं तो सिक्योरिटी गार्ड है। आपके पास इतनी अच्छी गाड़ी है कि आप इन खड्डों में चलाएं और वो कुछ नहीं कहती, ना आपको फील होते हैं, तो ओके आप रह सकते हैं। इसी तरह आप इतनी मिलावट है चीज़ों में, आप अगर एक नॉर्मल रेस्टोरेंट से जो कि बहुत अच्छा नज़र आ रहा है दिखने में और वहाँ से चीज़ खाते हैं, लेकिन आप प्रेफर कर रहे हैं नहीं यार मैं ABC किसी ब्रांड से खाऊंगा और लेकिन मैं मुतमईन रहूँगा, मेरे बच्चे के पेट में अच्छी चीज़ गई है, तो ये वो बंदा है जो 4.5-5 लाख रुपए मिनिमम महीने के खर्च कर रहा है, उसके लिए ठीक है पाकिस्तान। ऐसे ही है। अब वो बंदा आ गया जिसकी सैलरी 80,000 है, मैं अच्छी बता रहा हूँ सैलरी, यहाँ तो अच्छी काउंट होती है जबकि अच्छी नहीं है ये, अब तो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे यार, वो तो बेचारा उसी रेस्टोरेंट में जाएगा ना जहाँ वो जो कबाब नहीं पता कि कितना इसमें कौन सा गोश्त मिला के बनाया गया है। ऐसा ही है। तो सर वो बात मुझे समझ में आई थी। तो यहाँ उन्हीं का पाकिस्तान है जो अमीर है वाकई में, और पैसा तो मैं देख रहा हूँ रियल इस्टेट में लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से ना केसेस में ऐसा होता है, जैसे मैं अगर बताऊं कि मेरा जो इंटरेक्शन रहा है ना रियल इस्टेट के साथ, वो तब था जब मैंने थोड़े से पैसे सेव किए और सोचा कि यार अब जो है ना घर अपना एक कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक फ़्लैट था छोटा, उसको मैंने कहा बेच के मैं ना अपना ऐसा कर लूँ कि एक ज़मीन का घर ले लूँ। जब घर लेने निकले तो पता चला कि भाई औकात से बहुत बाहर है, ज़मीन भी नहीं आ सकती उसमें ना, तो वही मशवरा हुआ कि यार पोर्शन ले लें। अच्छा, पोर्शंस के अंदर भी ना एक अलग कहानी है। पहले तो मुझे ये समझ में आया कि सब लीज़ क्या होती है, लीज़ क्या होता है, इस सारी चीज़ों की नॉलेज एक आम इंसान को नहीं होती, क्योंकि लोग पता ही नहीं रखते ना कि भाई होता क्या है। स्कैम जो होते हैं वो एक्चुअल इस वजह से ज़्यादा होते हैं कि आपको नॉलेज कम है, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे मुझे एक बंदे ने दिया एक ना मतलब दिखाया पोर्शन जो कि 120 गज का था, और उसने कहा कि भाई ये मैं 1,20,00,000 में आपको दे दूँगा, कॉर्नर का है। अच्छा, कॉर्नर के उसमें शायद तुम्हें पता हो, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम किस लेवल पे डील कर रहे होते, बट जो इस तरह के थे ना, उसमें कॉर्नर में एक सीन होता है कि चांसेस होते हैं कि कुछ एरिया बाहर तो नहीं निकला हुआ, कुछ एरिया इलीगल तो नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से तो उन्होंने क्या किया होता है, रोड का थोड़ा सा आ रहा है ना लाइक 4 फुट, तो उन्होंने इधर करके उसको थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया। तो वो कहीं ना एक डाउट रहता है इसमें कि भाई ये क्या होगा क्या नहीं हो सकता। एनीवे, तो मैं गया, मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार ये 120 गज का है, बाकी सारे 200 के, ये कैसे ना, क्या चक्कर है। कह रहे सर देखें ऐसा है कि ये जो कॉर्नर का है ना, इसमें हमने क्या किया हुआ है कि 120 गज का हमने एक प्लॉट निकाला है, इस पर हमने 3 फ्लोर पोर्शंस में बांट रहे हैं कि ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर आप अगर लेते हैं, और छत जो है ना जो अभी बनी नहीं है बट वो पहले से बिकी भी है, ठीक है, वो कोई और बंदा लेगा। और दूसरा जो उसका पोर्शन है ना, इसको हमने 80 गज का बना दिया, इसको भी हमने 3 फ्लोर वो कर दिया है। तो आप ये देखें कि एक 200 गज का प्लॉट था, उसको उसने 120 और 80 में 2 में सब लीज़ करवाया। देन उस सब लीज़ की मल्टीपल सब लीज़ हो रही हैं जो कि कहीं कानून में नहीं है शायद, बट क्योंकि पेपर में ऑथेंटिक आपके पास स्टैम्प होगी, वो डायरेक्टर जो भी होता है ना, वो क्या होता है जहाँ से साइन होते हैं, रजिस्ट्रार जो होता है, उसकी हो जाएगी, क्योंकि वो पहुँच गया लिफाफा वहाँ पे ना। तो इस तरह के स्कैम से अब सोचो यार, एक बंदा मेरे जैसा बंदा 1,20,00,000 रुपया अगर मैंने कैसे तैसे कमा लिया और मैंने लगा दिया, और मुझे इन दी एंड पता चला यार मेरे साथ स्कैम हो गया, या ये तो भाई इसका तो कोई है ही नहीं। अब नीचे एक अलग बंदा है, मैं कोई क्लेम नहीं कर सकता, ना उसका घर है ना मेरा घर है, और लड़ रहे हैं दोनों, क्योंकि बन नहीं रही ना। आप किराएदार हो या मालिक मकान हो, जो भी हो, तो आप चलो अलग चले गए, लेकिन अपना घर छोड़ के तो नहीं जाओगे। सही बात है। तो वो बंदा गया बर्बाद। यार मैं आपको बताता हूँ, देखो सिनेरियो क्या होता है, पोर्शन इलीगल है ये बात तो कंफर्म है, मतलब आप चाहे कुछ भी कर लो, 100%, चाहे कितनी आपको वो सुकून दिला लो दिल को कि भाई मैं रह लिया, कुछ नहीं हो रहा, पूरा कराची है, लेकिन ये इलीगल है, ये बात तय है। अब अगर ये जानते बूझते हुए कोई जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, हाँ, तो वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। अच्छा, रिस्क को जहन में रखिए, चलो मजबूरी एक अलग है, फिर आप ये भी जहन में रखोगे रिस्क रहेगा, कभी भी आपके से लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है, मतलब हो सकता है 50-50 साल से लोग रह रहे हों। भाई मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा भाई मैं दुबई से आया हूँ, और दुबई से आने के बाद मैं पिछले कोई महीने से ससुराल में रह रहा हूँ। तो फैसल भाई टेंशन ये है कि अब मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है, आप मेरी सिचुएशन को समझें, मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे कुछ भी दिला दें, एज सून एज पॉसिबल कर दें। समझ गया। मैंने उसको अपने एरिया में बताया कि भाई ये अपार्टमेंट इतने के हैं। अच्छा, उन भाई साहब ने बीच में उनको किसी ने पोर्शन दिखा दिया। सही। अब वो जो पोर्शन था, मैंने जाहिर है मुझे पता है कि यार वो इलीगल चीज़ है, मैंने उसको गाइड करने की कोशिश करी। अब इंसान वो फंस गया कि यार मेरी फैमिली इतनी है और जो मेरा बजट है उस बजट में मेरे पास 2 कमरे का फ्लैट आ रहा है। सही है। और उसी बजट में मेरे पास 3 कमरे का पोर्शन आ रहा है और कमरे के साइजेस भी ज़्यादा। लालच आ गई उसको। अब उसके पास सिचुएशन है 2, या तो वो प्योर ऑथेंटिक चीज़ की तरफ चला जाए और वो क्या करे कि फ्लैट ले ले और जैसे भी एडजस्ट हो सकता है हो, भले छोटा हो, 2 भले छोटा हो,
दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको पता है, उसको मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा सर ये इलीगल है, जब तक चल रहा है, नहीं चला, मतलब कोई बाद भी में आके ऐसा आप मेरा डीसी गला नहीं आया, पकड़ सकते। कोई भी डीसी आया, वो क्या करेगा, उसने गिराना है तो वो गिर जाएगा, आप गए। अब वो अगर जानते बूझते हुए रिस्क ले रहा है तो सर ले ले। हाँ सही है। हम बैठे हुए बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ इलीगल है, क्या चीज़ लीगल है। अब वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, उसकी चॉइस है। अच्छा, लोग तो एजेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं सर बिल्कुल लीगल है, ये है वो है। मैंने ऐसी ऐसी जगहों पे घर देखे। अच्छा, एक और चीज़ होती है, फ्लैट्स का अलग चक्कर है। मैं एक फ़्लैट देखने गया इधर ही जौहर के अंदर ना, तो मैंने सोचा यार जब इनसे मैं परेशान हुआ तो मैंने कहा यार अब छोड़ो, एक दिमाग बनाते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, भले पुराने प्रोजेक्ट में ले लें, छोटा मोटा मिल जाए, 70-80 लाख का मिल जाए, मसला नहीं है। बट क्या होगा, अपना घर होगा, भले ना रहें, छोटा घर है ना, तो बड़े घर में किराए पे रह लें, कोई मसला नहीं है। ऐसे एडजस्ट कर लें कि वहाँ से किराया आ जाए, इसको थोड़ा सा बैलेंस करके आपने अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर लिया। बट बुरे वक्तों के लिए आपके पास फ्लैट है। अब मैं एक फ़्लैट में गया, वो फ्लैट इतना ज़बरदस्त पिक्चर्स में, टिप टॉप, ये वो, मैं वहाँ गया, मैं देख रहा हूँ, मुझे हैरत ये हो रही, मैंने कहा यार ये कौन सा आर्किटेक्चर था जिसने टाइल्स जो है ना यूं भी लगाए हुए हैं, यूं भी लगाए हुए हैं, और डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। अच्छा। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या आर्ट कहाँ जा कर रही है, क्योंकि यार समझ नहीं आ रहा कि ये टाइल्स सीधे तो लगे हुए हैं, चलो कोई डिज़ाइन होता है, या कोई ऐसे टाइल्स होते हैं ना कि यार आपने वो मोज़ैक टाइप का डिज़ाइन है या कोई ग्रिफिटी हुई भी है, वो नॉर्मल वाले जो बाथरूम में लगे होते हैं। तो पता ये चला भाई उन्होंने जो टिकटॉक करवाया था, टिकटॉक नहीं सॉरी टिप टॉप, वो सीपेज का मसला। अब सीपेज एक ऐसा मसला है कि वो जेन्युइन हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है ना। दुबई में भी हो जाता है, लेकिन दुबई में ना उनके पास सिस्टम बड़े अच्छे हैं कि वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। बट उनके पास बैकअप ये है कि जब ये एक बार होगा ना, तो आपने सिर्फ बता देना है, मेंटेनेंस कंपनी आएगी, सब कुछ करके आपको वैसा ही करके जाएगी। आप समझ रहे हो। तो ये वो वाली सिनेरियो। इवन कि मैं अभी आपको बताऊँ, दुबई में एक सीन हुआ था, हमारा ना एसी ख़राब हो गया, तो वहाँ पे सेंट्रल एसी होते हैं, तो एसी की जो मोटर थी ना वो कॉर्नर पे लगी हुई थी, तो उसको ऐसा था कि वो काट के निकालनी पड़ी, उस टाइल को पूरा काटना पड़ा। वो काटा, बन के 2 दिन में आई, उन्होंने लगा के पूरा करके पेंट करके गए। सोचो कंपनी वाले कि मैचिंग का पेंट लेकर आए हुए थे वो, कि जो दीवार ख़राब हुई है जो हम बनाया, और यहाँ होते हुए छोड़ के चले आप पेंट करा लिएगा। तो इस तरह की जो है ना सिनेरियो हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। हर चीज़ में अगर सामने वाला पैसे बचाने की कोशिश करेगा और चीज़ उसको पता होता है कि कितने अरसे में इसमें सिपेज आ जाएगी, कितने अरसे में इसमें कलर उखड़ना शुरू हो जाएगा, उसको सब पता है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं आके अटकती है कि वो किस सोच का मालिक है, बिल्डर। ऐसा ही है। मैंने आपको बताया 3 पॉइंट्स कि बंदा कैसा है, पहले क्या बना के दे चुका है, और किन रेट्स में दे रहा है। सही, ये 3 चीज़ें हम देखते हैं। अच्छा फैसल, देखो काफ़ी लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, और काफ़ी लोग मतलब कहते हैं ना कि भरोसा एक हो जाता है इंसान को गायबाना तौर पे, क्योंकि यार इतने अरसे आपने एंटरटेन किया है। अब फैसल ने अगर रियल इस्टेट जो है ना स्टार्ट किया है, तो मैं अगर फैसल से पूछूं कि भाई इस वक्त जेन्युइनली कराची में कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए प्रॉपर्टी में, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ना कोई इतने फ्रॉड के चक्कर हैं, और मतलब बस ये कि भले तुमसे ना हो, किसी से भी करें या कोई भी डील कर रहा हो, लेकिन ये वो जगह हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें, आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। यार देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए, जो मैंने अपने इस टाइम पीरियड में पूरा सीखा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं रियल इस्टेट 1.5 साल से कर रहा हूँ तो मुझे 1.5 साल से ही नॉलेज है। मैं पहले अपनी इन्वेस्टमेंट करता आया हूँ, और मेरे वालिद पर्सनल भी की हैं, और मेरे वालिद साहब का इसी से ताल्लुक था, कंस्ट्रक्शन सही है ही करते थे वो, तो वो इनहेरिटेड वाला मामला समझ गया। ये शौक से कर रहा हूँ, खून में है तुम्हारे, सरिया सीमेंट में सर, मैंने ये करना है। सही है। मैं बात पे फोकस कर रहा था कि जब यहीं रहना है तो यहीं काम करना है तो करेंगे सर, डरेंगे नहीं। अच्छी बात है यार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट चलो कोई तो है जो मतलब एटलीस्ट मोटिवेशन वाली बात कर रहा है। तो खैर एनीवे, एरियाज़ की हम बात कर रहे थे, कौन से इस वक्त होने चाहिए, 4-5 अगर नाम हम लें। देखिए, मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ। एक एरिया है कराची में, स्कीम 33। सही है, बहुत नाम सुना होगा आपने, बहुत सारी चीज़ें, बट उसके अंदर भी बहुत सारे वबाल हैं अंदर। सर वबाल हर जगह होते हैं, हर एरिया में होते हैं, आपने निकालना होता है अच्छा कौन। हाँ सही है, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर आपका 2 वजूहात की वजह से आप हमारे पास आते हो, या तो आपको रिहाइश के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है, इन फ्यूचर आपने रहना है, या फिर आप आते हैं कि यार हम कुछ बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमारा पैसा रखे हुए डी वैल्यू। ऐसा ही है। हम बात करते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की। मैं सबको ये समझाता हूँ कि सर स्कीम 33 है, वो स्टार्ट हुआ, एक वक्त था वहाँ इन्वेस्ट करने का, अब ख़त्म हो गया, अब वो फुल हो गया, वो अब अपने पूरे पीक पे पहुँच चुका है। अब सेकेंडरी मार्केट के लिए सही रहा है वो। उसने जहाँ तक जाना था पर स्क्वायर फीट के रेट उसके वहाँ तक जा चुके हैं।
अब पैसे पूरे हो गए, अब अगर आप वहाँ जाके कोई चीज़ लेते हो तो आप मुल्क के हालात पे डिपेंडेंट होंगे, और स्लोली ग्रेजुअली जिस तरह से प्रॉपर्टी बढ़ती है हमारे आपके घर वैसे बढ़ते रहेगा। आपने ढूंढना है अंडर डेवलप्ड एरिया। बिल्डर कहाँ चीज़ बनाता है? बिल्डर बनाता है वहाँ जहाँ उसके पास जगह होती है, स्पेस होती है। कराची में नहीं है, खत्म हो गई है। कहाँ है? हाईवे पे। अब लोग हमें कहते हैं कि यार आप नॉर्थ कराची में रहते हैं तो नॉर्थ कराची के करीब करीब ही आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है सर। मैं नया नाज़िमाबाद में भी रजिस्टर्ड हूँ, HMR ईमार में भी रजिस्टर्ड हूँ, स्कीम 33 में, किंग्स ग्रैंड में भी हूँ, साइमा में भी हूँ, तकरीबन हर जगह मैं रजिस्टर्ड हूँ। एक रियल इस्टेट कंपनी के पास कोई आके क्लाइंट बैठता है तो उसकी टेबल पे हर तरह का फ्लेवर होना चाहिए, मेरे पास है। पर मेरा फोकस सरजानी पर है या नॉर्थ कराची पर है। उसकी वजह है, देखें हमारा शहर बढ़ रहा है, हमारा शहर बढ़ रहा है, हमारा शहर जाएगा M10 की तरफ। M10 की तरफ जाते हुए सबसे पहले बीच में आएगा सरजानी। और ये नाम ऐसा है, ये टैगलाइन ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, लोगों के जहन में आता है बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास, अजीब सी जगह। ऐसा नहीं है। सबसे पहले वो आबाद होगा, आबाद होने के बाद M10 आएगा, फिर M9 की कहानी चलेगी। वहाँ मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट में आपको फ़र्क बताता हूँ, स्कीम 33 जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पे इस वक्त सरजानी खड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ एक मिसाल ले लेते हैं, चलें। इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, आप जा रहे हैं एक एरिया में जहाँ पहले से बड़ी रोशनी है, रोडें बनी हुई हैं, लोग रह रहे हैं, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट आप नहीं करेंगे। पैसे बढ़ते गए मैं चीज़ के, जब अंडर डेवलप्ड एरिया होता है, जीरो से आपने वहाँ पे ले लिया, आपने 7,900 के रेट पे एक अपार्टमेंट ले लिया, मैं पर स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ। जैसे ही वो रोड बनेगी, जैसे ही उस चौरंगी पे थोड़ी रौनक होगी, जैसे ही जैसे ही स्ट्रीट लाइट जलेंगी, बिल्डर पैसे बढ़ाएगा। जैसे ही उस एरिया पे मजीद बिल्डर आना शुरू होंगे, बिल्डर पैसे बढ़ाएगा। जैसे ही आपकी बिल्डिंग थोड़ी सी ऊपर जाना शुरू होगी, पैसे बढ़ते रहेंगे। तो आपने इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करनी है जो अभी इनिशियल फेज पे हो एरिया, और मैक्सिमम शहर के करीब हो। समझिए। तो उसी एरिया पे मैं बैठा हूँ, उसी एरिया पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ आप आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ। अब दूसरी बात आ गई रिहाइश की। अब आप इसमें डिपेंड करते हैं, जैसे आप निकले थे एक बजट लेके जिसमें आपको बहुत सारे लोग मंजन दे रहे थे कि आप पोर्शन ले लें। आपने बहुत अच्छा फैसला किया, आपने नहीं लिया। ऐसी चीज़ पे हम क्यों जाएं जो कि इलीगल है, आज नहीं तो कल गिर जानी है भाई। वही वाली बात हो गई ना, चलेगी तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। सही बात। तो ऐसी चीज़ पे हम क्यों इन्वेस्ट करें यार? हमारी जमा पूंजी होती है। मेरी अम्मी मुझे कहती हैं, बेटा तुमने जो काम शुरू किया है ना, इसमें लोगों की जमा पूंजी लग जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही। बड़ा फूंक के कदम रखना सर। तो मैं ये कहता हूँ कि हमसे ज़्यादा कौन डरेगा? आप तो डर रहे हैं लेते हुए, मैं उससे ज़्यादा डर रहा हूँ बेचते। सही बात है यार। सामने बैठ के एक आंटी मुझे कहती हैं कि बेटा बस देख लो, बस तुम्हारे भरोसे आए हम। प्रेशर पता है मुझे पता है कि यार 100% ऑथेंटिक है, ये बिल्डर तो कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ना दिल में से एक धक 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 शुरू हो जाती है। क्यों यार? एहसास करते हैं हम भी यार, कौन से कोई अमीर पैदा हुए थे, हमने कोशिशें करके थोड़ा थोड़ा करके अपना कुछ बनाया है। तो बहरहाल बात निकली थी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट आप अंडर डेवलप्ड एरिया में करें, लेकिन जितना शहर से करीब रह सकते हैं अपने शहर से करीब रहें। जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, वहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। ऐसा नहीं है कि रोडें नहीं बनी हुई, हाँ थोड़ी टूटी फूटी हैं, और ये अच्छा है, ये पॉजिटिव कौन सी कराची की ऐसी रोडें जो नहीं है यार? तुम मेरे घर आए हो, यहाँ सारे अच्छे खाते पीते लोग रहते हैं, तुमने देखा है, बट रोड नहीं है, और आदत है हमें रहने की। अरे ये हमारे इख्तियार में भी नहीं है ना, हम क्या रोड बनाएंगे? नहीं, इख्तियार की बात नहीं है, बात पता है कि आवाज़ तो उठा सकते हैं। यही मैं कह रहा हूँ। मतलब अगर मुझे एक बात बताओ, 5,000 घर हैं इस पूरी कम्युनिटी के अंदर, 5,000 घर में से एक बंदा निकलता है, 5,000 बंदा आके जो काउंसलर या जो भी है जो इसके पास बजट है, सिर्फ उससे पूछे कि भाई हिसाब तो दे दो यार, हिसाब कर दो, क्या क्यों नहीं बन रहा है, क्या रीज़न है? कोई तो वजह होगी। सर ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगा। नहीं वही है ना, सर हमारे इख्तियार में थोड़ी होता है। नहीं, लेकिन बात पता है क्या, देखो यही सोच के पब्लिक निकलती नहीं है, इट मीन्स कि अपना हक ही नहीं मिलेगा। ऐसे तो कभी भी हम लोग उन्होंने अपना वो बनाया हुआ एक सर, मैंने तो एक ऐसी जगह पे अपने एरिया का नाम ले दिया था जिनका मैं नाम अभी यहाँ पे भी नहीं ले सकता। अच्छा। तो वहाँ भी नाम ले दिया था हमने, तो बहुत जूते अपने घिसे हैं चक्करों में। क्योंकि क्या होता है, लोग बोलते हैं यार फैसल भाई आप चलोगे, आपकी एक फेस वैल्यू है, तो शायद कोई बात बन जाए। ऐसे ही है। बहरहाल वहाँ ब्लेम गेम शुरू हो जाते हैं, कोई काम नहीं होता। ऐसे ही ऐसे। अच्छा, हम दूसरे पॉइंट पे खड़े हुए थे। पहली बात हो गई इन्वेस्टमेंट की, दूसरी चीज़ हो गई रहने की। तो रहने पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या बजट है। जब आपके पास बजट होता है तो आप उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास हम कौन सी ऐसी सोसाइटी में चले जाएँ जहाँ हम सिक्योर फील करें, जहाँ आपके पास सारी एमिनिटीज़ हों। आपका दिल चाहे तो आप जिम चले जाएं, आपका दिल चाहे तो आप ग्राउंड में खेल लें, बच्चों को पार्क ले जाएं। यही लाइफ है ना सर।
आजकल क्या लाइफ है, आजकल यही लाइफ ऐसे ही है। ऐसे ही है। 2 घंटे बचते हैं एक जॉब वाले बंदे के पास, जिसमें वो घर वालों को टाइम देता है। अगर वो 2 घंटे का सफ़र कर लेगा क्लिफ्टन ले जाने के लिए, तो वो फिर वो जो टाइम पीरियड है वहाँ एंजॉय करने का वो कहाँ से निकलेगा। ऐसे ही ऐसे ही। तो भाई मैं उसमें एक सोसाइटी का नाम लूँगा, और कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। शहर के बीचों बीच नया नाज़िमाबाद, आपको ग्रीनरी मिलेगी, आपको एमिनिटीज़ मिलेंगी, आपको ऐसा क्लब हाउस मिलेगा जो आपने देखा नहीं होगा, आपको ऐसा जिम्नेजियम मिलेगा, आपको ग्रैंड मॉस्क लेकिन यार मिलेगी। देखो फैसल, ये बात तो तुम्हारी सही है, मैं मानता हूँ कि अच्छा होगा, डेवलप हुआ है ऑब्वियसली, हर चीज़ नई होगी तो अच्छा लगता है। बट अभी मैंने रिसेंटली देखा था, जो बारिशें हुई थी ना, उसमें बड़ा बैड सीन था, और काफ़ी सारी वायरल वीडियोस आ रही थी कि वहाँ की जो मैनेजमेंट है उनका तो ऐसा सीन है कि माफिया बने हुए, वो बदमाश बने हुए। जो हमने DHA में भी देखा था कि जब लोग आवाज़ उठाने के लिए निकले तो किन किन लोगों को तंग किया गया बाद में। मतलब ये वो वाली चीज़ें जो आपको आपके साथ चलती रहती है ना। तो इसके बारे में क्या कहोगे? नया नाज़िमाबाद के बारे में तो लोगों के व्यूज़ थोड़े से ही हैं। मतलब मेरा व्यू ये है, देखो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, अब इसको कैसे चेंज करते हो तुम थोड़ा सा बता सकते हो मुझे? हाँ, मैंने उसमें रिसेंटली एक वीडियो की है, मैंने वहाँ बाकायदा डैम्स देखे हैं। जो जिस वक्त ये वायरल हुई थी ना वीडियोस, और उसमें कश्तियाँ चलती हुई देखी थी आपने, गाड़ियाँ डूबी हुई थी, कश्तियाँ उसके ऊपर से जा रही थी। उसके बाद 2 बारिशें हम गुजार चुके हैं उससे ज़्यादा हैवी। अब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और उसका किसी ने कोई शोर नहीं किया। उसका जाहिर है, हमारे पास वायरल क्या होता है? हाँ, नेगेटिविटी। ऐसा ही है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं थी। तो तुमने कोई वीडियोस वगैरह बनाई है इसके ऊपर जाके अभी रिसेंट उसमें? मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है, और वहाँ पे मैंने डैम्स दिखाए, और जो भी हमारी लास्ट बारिशें गुजरी हैं गर्मियों मेरे ख्याल 6-8 महीने पुरानी वाली, उसमें इतना भी पानी जमा नहीं हुआ, सारा डैम्स में सिक्योर कर रहे हैं, बल्कि उसको गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सही। देखें अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो अभी लास्ट बारिशें हुई हैं इसकी बात कर रहे हो? लास्ट बारिशें हुई हैं। हमें क्या पता, मैं तो दुबई में था यार। हाँ, तो भाई यही वाली बात है ना। तो भारत मैंने तो उसमें डैम्स भी दिखाए हैं, चीज़ें दिखाई हैं। और अच्छा चलो, नया नाज़िमाबाद की तुमने बात की, क्या वैल्यू चल रही है वहाँ पे एक प्लॉट की या एक 120 घर की? कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए या कितना पैसे चाहिए आपको खरीदने के लिए? बताओ, डायरेक्ट बताओ। मैं मजे का सीन बताता हूँ स्ट्रेट, मतलब दुकान से लेने 17 लाख रुपए का या उससे भी कम का एक प्लॉट वहाँ पे 120 गज का आपको मिल जाता। 17 लाख रुपए का मिल जाता था, ठीक है, जिस वक्त ये लॉन्च हुआ था। सही है, आई गेस 8 साल पहले। 8 साल पहले, ठीक है। अभी कितना है? आज वो 1,40,00,00,000 रुपए का है एवरेज। सही है, ठीक है, सही है। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। उस बंदे ने जिसने भी लिया होगा उस वक्त इन्वेस्ट किया जिस वक्त वहाँ कुछ नहीं था। ये आज में चीज़, एक चीज़ बोलूँ मैं फैसल, सॉरी बात काट रहा हूँ, कि जैसे तुमने कहा कि 17 लाख रुपए का जो था, अभी वो 1,40,00,000 का है। बट उस टाइम डॉलर की भी तो देखो, पैसे की वर्थ भी तो अलग थी ना। मतलब अगर ठीक है 1,40,00,000 है, जिसमें से समझ लो उसको 1,20,00,000 का फ़ायदा हुआ है ऑलमोस्ट, बट वो 1,20,00,000 का नहीं है टेक्निकली। वो देखा जाए तो वो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है ना डॉलर उस 8 साल के मुकाबले। लेकिन आपने तो रुपीस इन्वेस्ट किया था। आप मेरी बात सुनिएगा, हाँ। अगर वो 17 लाख रख के बैठे रहते तो क्या वो नहीं वो तो बात सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लोग अभी इस नज़रिए से देखें कि यार हमें 1,20,00,000 का मुनाफा 8 साल के अंदर, बट वो जेन्युइनली वो देखा जाए तो 50-60 लाख का मुनाफा है 8 साल। ये तो हमारे मुल्क के हालात। हाँ, ये भी तो मसला है ना। देखो ये भी देखना पड़ता है। अभी मुझे याद है मेरी बहन ने इन्वेस्टमेंट यहाँ की थी एक फ्लैट के अंदर ना, तो उसने आज से कुछ 4 साल पहले 5 साल पहले की थी। उस वक्त दिरहम का रेट अलग था, उसने अपने दिरहम में कमाए हुए थे, दिरहम से उसने किया। अब वो मुझे कहती है यार मैं ये बेचूंगी ना, मुझे पता है ये जितने का भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, मुझे फ़ायदा नहीं देके गया, ये नुकसान ही देके गया। क्यों? क्योंकि मैंने तो दिरहम में कमाए थे ना। अब पाकिस्तान में कमाए हुए होते तो मसला नहीं था, चलो यार इतने में गया, इतने तो हो गए, बट ये वाला सारा मसला होता है। अच्छा देखेंगे जो फॉरेनर्स है ना और जो अलग करेंसी में ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका सवाल बड़ा जेन्युइन है। हाँ, उनका तो एक, लेकिन अगर हम एज अ पाकिस्तानी और हमारे तो मसला नहीं है, अगर वो 17 लाख रुपए हम रख के बैठे रहते तो आज वो 17 ही होते, जबकि वो बुरे बल्कि ज़्यादा हो जाते यार, कम हो जाते और मतलब 17 से मतलब दिखने में वो 17 ही रहते, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही। तो बात चल रही थी नया नाज़िमाबाद की, 1,40,00,000 का 1,120 गज का वो है। अब मैं आपको बता रहा हूँ हाँ, कि ये सिर्फ प्लॉट है। सही है, 1,40,00,000 का। अगर आप उस पर जाके कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो आपको वो 220 का अच्छी कंस्ट्रक्शन के साथ पड़ जाएगा। तो इतनी अच्छी लग्जरी लिविंग वो दे रहे हैं कि वर्थ इट है सर। 2 करोड़ है किधर? मैं गया नहीं हूँ नया नाज़िमाबाद। ये जाएंगे कैसे? आपने सखी हसन चौरंगी जो कि हमारी शादी हॉल की लिए काफ़ी मशहूर है, वहाँ से अंदर जा रहा है। वहाँ से सर इन्होंने स्पेशली अपना एक ब्रिज बनाया है। अच्छा, कई अरब रुपए लगा के आपने वो ब्रिज चढ़ना है, और जब आप उतरेंगे तो आप नया नाज़िमाबाद के गेट पे हो। और कितनी देर का है सखी हसन चौरंगी से? यार ये ब्रिज क्रॉस हो जाएगा मेरे ख्याल मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स में। सही है।
आप सामने नाज़िमाबाद में होंगे। मतलब मैं कन्विंस हो गया था अपने लिए। यार एक काम करो ना फैसल, 2 2 BHK पार्सल कर दो और 3-4 कर दो 3DD, मतलब 3 BHK, ठीक है ना। ये ज़रा देख लो, वापसी जाते हुए ले लूँगा। सर आपसे ना हमारी एक सेल्स की एग्जीक्यूटिव है, सही है, और रब्ता करेंगे, आप उनसे गंदी बात नहीं करिएगा। अरे यार कैसी कर रहे हो फैसल भाई यार, ये भी कोई बोलने की बात थी यार, ये तो कंफर्म है करूँगा मैं। बस आपके पास फॉलो अप कॉल जाना शुरू हो जाएगी। नहीं खैर एनीवे यार। अच्छा फैसल देखो, बात ये है कि मैं एक चीज़ पूछूंगा। एक आम बंदा बड़ी मुश्किल से उसने 1 करोड़ रुपया कैसे भी करके बना लिया, क्या कराची में उसको कोई ऐसी जगह सेफ इन्वेस्टमेंट मिल सकती है? क्या कराची में कोई ऐसी जगह वो ले सकता है जहाँ वो खुद रह सके इसी पैसों के अंदर? 1 करोड़ रुपए में? हाँ, डिपेंड करता है उसकी कितनी बड़ी फैमिली है। छोटी सी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं बस, तो सर वो एक अच्छे से नाम के साथ एक अच्छा सा अपार्टमेंट बड़े आराम से ले सकता है। कैसे? 1 करोड़ रुपया है, बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब बताओ कैसे? कोई मसला पूरा नहीं, प्लान बताओ मुझे। मैं प्लान बता देता हूँ आपको। आपने एक बिल्डर देखना है, आपने सबसे पहले पर स्क्वायर फीट के रेट देख लेना। आपने सोच लिया, बिल्डर को छोड़ो ना, मैं फैसल के पास आया हूँ। क्यों आएगा कोई फैसल के पास? तू मेरा दोस्त है ना, तू बताएगा ना मुझे भाई मैं तेरे पास क्यों आऊँ या मैं किसी को क्यों भेजूँ। उस हिसाब से बताओ कि मैंने तुम्हें कहा भाई 1 करोड़ रुपये का मेरा बजट है, क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? इस 1 करोड़ रुपए के बजट में मैं आपको 3 बेड DD दे सकता हूँ। कैसे? कैसे के बता ना, यही ना मैं बताता हूँ आपको। भाई एक मेरे पास प्रोजेक्ट है रॉयल गल्फ रेजिडेंसी। सही है, कहाँ पे ये नॉर्थ कराची में। ठीक है। अच्छा, बिल्डर जो है वो 5 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है, जिनको हमने विजिट कर लिया। वहाँ एक ट्रेंड चल रहा है, वहाँ कहते हैं कि यार हम छोटे छोटे अपार्टमेंट बना देंगे, ठीक है, 10 बाय 10 का कमरा जिसमें एक बेड भी नहीं जाता। बेड चला भी है तो फिर बंदा नहीं जाता। सही है। तो ये 10 बाय 10 वैसे इसके हवाले से कितना होगा? छोटा होगा इससे? बहुत, इससे भी छोटा होगा। काफ़ी छोटा। सही है, ठीक है। तो आपने एक ऐसा बिल्डर, यानी मेरे पास अगर आप आएँ तो मैंने आपको सजेस्ट करना है, मतलब आप ये करोगे? मैं रॉयल गल्फ रेजिडेंसी में उनसे कहूँगा कि सर आपको फ़ौरन से शिफ्ट होना है। वो कहते हैं हाँ जी हमें फ़ौरन से शिफ्ट होना है, या हम सुकून से रह रहे हैं, हम चाहते हैं कि यार ये हमें मिल जाए 3-4 साल में। तो मैं कहूँगा कि पूरी इन्वेस्टमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है सर, इसको आप सेव करें, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करें, अलग अलग जगहों पे करें, या फ़िलहाल आप डाउन पेमेंट दें 20%, 85 लाख रुपीज़, पूरे करोड़ भी नहीं, 85 लाख रुपीज़ का 2 बेड DD है जो कि 115 गज का है, अच्छा बड़ा। मिनिमम 11 बाय 12 का कमरा होगा, उससे बड़ा लॉन्च होगा, 11 बाय 16 तक का लॉन्च है। अच्छा बड़ा आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। आपने 10 से 12 लाख रुपए देने, उसके पास 35,000 मंथली देते रहेंगे, और कितने 4 साल में आपका वो मिल जाएगा, कब्ज़ा मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो फ़ौरन रहना है, मैं तो आया इसीलिए हूँ 1 करोड़ रुपये लेके आपके पास, तो मैं कहूँगा ठीक है, इन्हीं का एक और प्रोजेक्ट है रॉयल आर्केड के नाम से, रेडी है सर, सब लीज भी आपको फ़ौरन मिल जाएगी, ऑथेंटिक जगह पे बना हुआ है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़े पार्ट 60 लैक्स ओनली, 60 लैक्स में आपको 4 कमरों का बड़ा अपार्टमेंट मिल जाएगा। 40 लाख बच गए आपके, आप तो 1 करोड़ लेके निकले थे। सही। अच्छा, रेडी टू मूव में तुम अगर बोलूँ मैं 1 करोड़ रुपया है मेरे पास, तो कोई जगह कराची में? जिस तरह मैंने बताया कि 85 लाख रुपए में आप वो अपार्टमेंट ले सकते हैं जो इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है, 4 साल बाद मिलेगा। सही है। बेसिकली इंस्टॉलमेंट पे जो भी चीज़ आपको मिलती है ना, वो आपको मिलती है 4 साल बाद के प्लान पे। सही है। अगर आप वही चीज़ चाह रहे हैं और कैश में लेना चाह रहे हैं तो वो आपको 20 से 25 लाख कम में मिल जानी चाहिए। तो अगर आप 1 करोड़ लेके मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं कि यार मुझे 4 कमरों का घर चाहिए, तो मैं सिर्फ 60 लाख रुपए में आपको रेडी टू मूव अच्छा नया प्रोजेक्ट बना हुआ दे दूँ। कहाँ पे? नॉर्थ कराची में। अच्छा देखो, तुमने कहा 60 लाख रुपए में आपको 4 कमरों का घर मिल जाएगा। क्या ये बैकवर्ड एरिया है या क्या ये बिल्कुल ही कहते हैं ना कि एक अजीबो-गरीब एरिया जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है या अच्छी लोकेलिटी नहीं रह रही? क्योंकि देखो यार, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं इमेजिनेशन में मेरी यही है कि 60 लाख रुपए में आप अपना घर नहीं बना सकते। मतलब मेरी जैसी एक फैमिली जो रहना चाहती है, उसको ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसमें तो आप पॉसिबल नहीं है। तुम कह रहे हो कि यार एक अच्छी जगह पे मैं 60 लाख रुपए में आपको दिला सकता हूँ। समझ नहीं आ रहा बॉस, कौन सी स्कीम है ये? वो तो नहीं है वो 25 दिन में पैसे डबल? हाँ, 1 का डबल। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई बैकवर्ड एरिया नहीं है। मैं नॉर्थ कराची की बात कर रहा हूँ, जहाँ एक से एक ब्रांड है। ब्रॉडवे वहाँ पर है, KFC वहाँ पर है, KB's वहाँ पर है, और मल्टीपल ब्रांड्स वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छे लोग रह रहे हैं, अच्छी फैमिलीज रह रही हैं, अच्छे बड़े घर भी हैं। सही है। मैं उसी एरिया की बात कर रहा हूँ।
बात ये होती है, मेन चीज़ ये है कि आपके एरिया वाइज पैसे फ्लक्चुएट होते हैं। नॉर्थ कराची में इस वक्त अगर आपको नई बिल्डिंग में अच्छा घर चाहिए और 4 कमरों का हो तो 60 लाख में वाकई है। अच्छा, यस, वाकई है। और इस तरह है और कि कोई भी पैसे नहीं है इसके अलावा ऊपर से कि आपको इतने अरसे में इतने देने होंगे या ये होंगे, ऐसा है कुछ? कोई पैसे नहीं है। 60 लाख का अच्छा। मतलब 60 लाख में आपको सबलीज मिल जाएगी, ऑथेंटिक बिल्डर के साथ, ऑथेंटिक जगह पे फ्लैट है आप ये? ले लेंगे। फ्लैट या पोर्शन है? नहीं, फ्लैट अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट्स हैं। अपार्टमेंट्स हाँ। है, और ऐसा अपार्टमेंट नहीं है कि आपके पास कोई फैसिलिटी ना हो। आपके पास लिफ्ट्स भी होंगी, स्टैंड बाय जनरेटर भी होगा, सिक्योरिटी भी होगी, मतलब सारी सीसीटीवी जो कैमरे, आजकल की होती हैं फैसिलिटीज। अच्छा, तो सारी फैसिलिटीज़ हैं। देखें, दादा ये बैक तो ऑफ द बड़ा माइंड। टाइट सीन लग रहा है। हाँ, तो सीन पर्सनली ऑन मैं है अपनी सर। बात करूँ, मैं ज़रा देखूँ कि यार है क्या, क्योंकि देखो तो मैं तो टारगेट ही आपको कर रहा हूँ सर, कि आप समझ नहीं रहे। अरे मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे। देखो फ्लैट तो हम तुमसे कैसे भी करके निकलवा ही लेंगे, वो तो अलग है, लेकिन बात ये कि यार मतलब नहीं, इट इज़ गुड कि यार एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबल चीज़ें हैं। जो कि देखो नॉर्थ का नाम आती आता है कि यार कराची के अमीर तरीन लोग अभी भी यहीं रहते हैं, जो ओजी अमीर है ना, वो डिफेंस वाले नहीं जो कल परसों बन गए। बट उसमें तुम कह रहे हो यार इतनी रेंज में, मुझे तो याद है कि मैं गुलशन में जहाँ रहता हूँ यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट रेट्स हैं। सही है। लेकिन जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे चलो पॉसिबल खैर, है। एनीवे फैसल भाई, बातें तो बहुत सारी और भी हो जाएंगी, काफ़ी सारी होंगी। इख्तिताम की तरफ जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी जो है ना सलाह या मशवरा आप ये दें, बेसिक से 4 से 5 पॉइंट कूजे में बंद कर दें कि आप प्रॉपर्टी लेने निकले हो चाहे किसी भी मकसद के लिए। किन बेसिक चीज़ों का स्पेशली कराची में आपने ध्यान रखना है कि ये स्कैम्स हैं या इन पे तो आपने जाना ही नहीं है, चाहे आपको कोई कितने ही लेटर दिखा दे स्टैम्प्स के साथ कि भाई हाँ ये है। ये बताएं आप सर, किन चीज़ों का ख्याल रखें बेसिक? देखिए, सबसे पहले तो आप ऐसे बिल्डर के पास जाएं जिसने प्रीवियसली अच्छे खासे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हों, अच्छे अल्फाजों में नाम आता हूँ उनका। सही है। और वहाँ पे रहने वाले लोगों से एक दूसरे आप मशवरा कर लें कि भाई आप रह रहे हैं यहाँ पे, कैसा एक्सपीरियंस है इनके प्रोजेक्ट? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ, मिसाल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। गुलशन शमीम सबने नाम सुना है, ठीक है। वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट जो है वो उन्हीं बिल्डर से बनाए हैं जो यासीनाबाद, यासीन साहब एक मतलब एग्जिस्ट करते थे। यासीनाबाद जिनके नाम पर है वो यासीन साहब थे। इस तरह का बिल्डर कोई हो? हाँ, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरी जगह आबाद कर दी। बाय बर्थ कमर्शियल एक वर्ड है, टर्म है। आपने उस जगह पे सबसे पहले सवाल करना है कि जी आप जिस प्लॉट पे बनाने वाले हैं हमारे ख्वाबों का घर, क्या ये प्लॉट बाय बर्थ कमर्शियल है? अब आपके पास एक ठप्पा लग गया कि जी ये जिस जगह पे बिल्डिंग बनाने वाला है वो कोई एम्यूनिटी प्लॉट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको आपने पैसे खिला के उसको कमर्शियल करा लिया है। सही। वो बाय बर्थ वो बना ही कमर्शियल पर्पस के लिए था, उस पर वही खरीद के काम किया। वो होता ऐसा नहीं है कि कोई रेगुलाइज करवा लिया या चाइना कटिंग पे आपने, हाँ, मतलब किसी भी तरह से उसका एक जो है वो कैटेगरी उसकी चेंज करवा के आपने वहाँ पे बाय बर्थ कमर्शियल हो। इसके अलावा जो बिल्डर वहाँ पे, देखें सिर्फ ये चीज़ नहीं होती, बात ये है कि क्या बनाने वाला बना देगा, टाइम पे बना देगा, क्या वो जो आपको ख्वाब दिखा रहा है कि मैं ये भी दूंगा, मैं वो भी दूंगा, इतने साइज दूंगे, क्या वो दे देगा? ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी उसके पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट प्रोजेक्ट। और दूसरे जैसे कोई चीज़, अब मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे कुछ पेपर्स दिखाओगे ऑथेंटिक, उसको चेक करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखें कि भाई ये पेपर आप देखेंगे, ये सबसे पहले चेक करें? जैसे कमर्शियल प्लॉट बाय बर्थ हो, ये हो गया, एक और कोई इस तरह की? भाई सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सेल NOC कहलाती है। अच्छा, कई किस्म की NOCs हैं, कोई 17-18 NOCs हैं। सही है। लाइक जब आपने काम शुरू किया, आपने बेचना शुरू किया और आपने वहाँ पे छोटी सी बाउंड्री वॉल लगाई, एक ऑफिस बनाया, उसकी अलग NOC है। अब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले, उसकी अलग NOC है। इस तरह की मल्टीपल NOCs हैं। जो सबसे आखिरी NOC है वो होती है NOC फॉर सेल। अगर वो किसी के पास है, इसका मतलब पीछे उसके पास सारी NOCs हैं। आपने क्या करना है, आपने उसको बोलना है मुझे NOC का बताइए। आप वो बताएगा किस ईयर में मिली, आपने सिर्फ एक सवाल करना है। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे वो दिखाया, बोले भाई रख लो, मुझे नहीं देखनी। ये किस तरह से आपने बनाई हुई है, किस तरह से इसको रेगुलाइज करवाया हुआ है, क्या भाई देखो बात ये है कि अगर आज पैसे खिला दिए और कहा कि भाई 1 साल तक के ये पैसे पकड़ो और चुप हमेशा ओके 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 कहते रहना, 1 साल के बाद अगला दिन आया तो वो बोलेगा नॉट ओके, क्योंकि उसके पैसे ख़त्म हो गए। आपने क्या करना है, SBCA का पोर्टल खोलना है, उनसे ईयर पूछ लेना है। हाँ भाई 2022 में आप चले गए, वहाँ पूरी लिस्ट आ रही होती है बिल्डर्स की, और यहाँ तक ये भी मेंशन होता है कि कितनी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, और यहाँ तक ये भी लिखा हुआ होता है कि इसने कितने पैसे दे के ये NOC नहीं ली है। उसकी एक चालान होता है, उसकी एक फ़ीस होती है।
तो आपने पोर्टल पे देख लिया, जब पोर्टल पे देख लिया तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक वही है। सही है। कोई पैसे नहीं खिलाए हुए, एनओसी इन्होंने प्रॉपर ली हुई है। तो ये 2-4 चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। उसमें आपको ये पता है कि जेन्युइन है बंदा, जेन्युइन बंदा है, उसके पास सारी एनओसीज हैं, सारी इजाज़त हैं, अब वो बना रहा है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है कि यार क्या ये बना देगा, ये किसी को नहीं पता, वो तो कहेगा मैं बना देता हूँ। ठीक है, आपने उसके पास प्रोजेक्ट पे 2-3 को विज़िट कर लें आप, और उनसे, वहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे पूछ लें, जी आपके अपार्टमेंट में आप रह रही हैं या रह रहे हैं 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, आपने क्या कहती हैं कि अच्छे लोग हैं? कि ऐसा भी हो सकता है ना कि हम तो देखते हैं कि भाई यहाँ टावर खड़ा कर दिया, लेकिन अंदर उन्होंने जो डिलीवर करना था, जो इन्होंने कब्जा लिया, तो सब चीज़ें वो दी जो उन्होंने कही थी, ये भी पता चल जाएगा ना, इससे बड़ा अच्छा होता है। ऐसे ही समझ, इवन देखा मैंने तो वीडियोस बनाई है ना, तो वीडियो में एक आध वीडियो मैंने यासीनाबाद में जो रिहायशी हैं उनका इंटरव्यू भी डाला। सही। और उनको ये नहीं कहा कि यार आपने अच्छा ही अच्छा बोलना है, उनको ये बोला कि जी आपने जो है वो सच खोल के रख देना है, बता दें आपने। तो पॉजिटिव थॉट्स थी उनकी सबकी। समझिए मैं। तो ये 2-4 चीज़ें देखिए हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हमें करनी पड़ेंगी। सही। आपने अपना पैसा लगाना है तो इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी। देखिए स्कैम्स तो हो रहे हैं, ये तो बात क्लियर है ना कि स्कैम्स तो हर जगह, आप सिर्फ वेट हो रहा है कि आप कब आएंगे और मुर्गे बनेंगे। तो स्कैम्स आपने समझने, रेडार चलते रहने कि स्कैम्स हर वक्त हो रहे हैं, आपने कैसे बचने हैं उसके लिए जो है थोड़ी बहुत नॉलेज हमने उसके लिए। भाई अब मैं आपको बंद अल्फाजों में बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मार्केटिंग पे फुल फ्लैश पैसे लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, बना के आज तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो जब जिसने अभी तक कुछ बना के नहीं दिया, वहाँ जाके आप सिर्फ उनकी मार्केटिंग की वजह से पैसे लगा लेते हैं, तो आपकी गलती है। ऐसा ही है। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा भाई। रियल एस्टेट में अगर आप कोई भी ऑथेंटिक या कोई इस तरह की भरोसे वाली चीज़ अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं फैसल की बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं पर्सनली इसको जानता हूँ। तो कोई भी आपको नॉलेज चाहिए हो, कुछ परचेजिंग करनी हो, कुछ भी हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ भी काम हो ना, तो ये आपके सामने बंदा क्यूट सा बैठा हुआ है। ठीक है जी, तो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और अच्छी जगहों पे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा। थैंक यू।